मैं आपकी कहानी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। मौरा मरे का रहस्यमय गायब होना सोमवार 9 फरवरी 2004 को हुआ था। जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है तो समाधान की कुंजियां अक्सर उनके पिछले दिन के कार्यों और बातचीत में छिपी होती है। मौरा का अंतिम पुष्ट स्थान संकेत दे सकता है कि आगे क्या हुआ। मौरा का जन्म 4 मई 1982 को ब्रॉक्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। वह फ्रेड और लॉरी मरे के परिवार में सबसे छोटी संतान थी। पिता चिकित्सा उपकरणों के साथ काम करते थे और मां नर्स थी। मौरा ने अपना बचपन हैंसन में बिताया, मैसाचुसेट्स के दक्षिणी तट पर एक छोटा उपनगर। वह एक मजदूर परिवार में बड़ी हुई, जहां उसे हमेशा अपने बड़े भाई फ्रेड, बहनें कैथलीन और जूली के साथ साथ भाई कर्टिस से समर्थन मिला। माता पिता तब अलग हो गए जब वह 6 साल की थी। मौरा दृढ़ता और संकल्प से विशिष्ट थी और शिक्षा और खेल दोनों में उच्च परिणाम प्राप्त किए। वह सक्रिय रूप से सामाजिक जीवन में भाग लेती थी, जहां उसे उसकी स्वाभाविक दयालुता, गालों पर विशिष्ट गड्ढों और चमकदार मुस्कान से पहचाना जाता था। मौरा ने लगभग सभी खेलों में हाथ आजमाया, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल में, जिसके कारण वह अपनी युवावस्था में पूरे न्यू इंग्लैंड की यात्रा कर सकी। एक कठिन प्रतियोगी के रूप में वह लगातार मैसाचुसेट्स के सर्वश्रेष्ठ धावकों की सूचियों में रही और कई लंबे समय से चले आ रहे स्कूल के रिकॉर्ड तोड़े। मौरा ने वर्ष 1998 में हल्के एथलेटिक्स में 2 मील की दौड़ में अमेरिका की राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जब वह अभी दूसरे वर्ष में थी, और देश में 33वां स्थान हासिल किया। पिटमैन हैंसन स्कूल से वह विशिष्टता के साथ स्नातक हुई और कई कॉलेजों के बीच अकादमिक संकेतकों के साथ साथ खेल उपलब्धियों के आधार पर चयन कर सकती थी। वेस्ट पॉइंट में अपने दूसरे वर्ष में मौरा ने महसूस किया कि सैन्य करियर उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वह अमहर्स्ट में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय चली गई और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने की योजना बनाई। नवंबर 2003 में अपने गायब होने से 3 महीने पहले मरे ने कई रेस्तराओं से खाने के ऑर्डर के लिए किसी अन्य व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड के उपयोग को स्वीकार किया, जिसमें हैडली, मैसाचुसेट्स का एक प्रतिष्ठान भी शामिल था। इस मामले की सुनवाई दिसंबर में स्थगित कर दी गई थी, इस शर्त पर कि 3 महीने के उत्कृष्ट व्यवहार के बाद मामला बंद कर दिया जाएगा। 5 फरवरी 2004 की शाम को मौरा, जो कैंपस में ड्यूटी पर थी, अपनी बड़ी बहन कैथलीन से फोन पर बात कर रही थी। युवा महिलाएं कैथलीन के होने वाले पति के साथ उसके संबंधों में समस्याओं पर चर्चा कर रही थीं। रात 10:30 बजे के आसपास मौरा अपना कार्यस्थल छोड़े बिना अचानक आंसुओं में फूट पड़ी। जब सुपरवाइजर उसके कार्यक्षेत्र में पहुंचा तो मौरा पूरी तरह से खोई हुई लग रही थी और अपने आसपास के वातावरण पर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह चुप थी। लीडर ने मौरा को रात के 2:20 पर छात्रावास में उसके कमरे तक पहुंचाया। जब उससे इस स्थिति के कारणों के बारे में पूछा गया तो मौरा ने बस संक्षेप में जवाब दिया, यह मेरी बहन के कारण है। इस बातचीत का विवरण अक्टूबर 2017 तक छिपा रहा, जब कैथलीन ने बातचीत की सामग्री को सार्वजनिक रूप से साझा किया। कैथलीन, जो एक हानिकारक आदत से जूझ रही थी, उस शाम पुनर्वास केंद्र से निकली थी और घर जाते समय उसका होने वाला पति उसे एक शराब की दुकान पर ले गया, जिससे उसे गहरा भावनात्मक आघात लगा। फरवरी के पहले शनिवार 7वें को फ्रेड, मौरा के पिता, अमहर्स्ट आए। जब उन्होंने अपनी बेटी की रहस्यमय अनुपस्थिति की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को बताया तो उन्होंने उल्लेख किया कि वे दिन के दौरान एक वाहन चुनने के लिए कार डीलरशिप देखने गए थे और शाम को मौरा की सहेली के साथ रात का खाना खाया था। खाने के बाद मौरा अपने पिता को उनके अस्थायी निवास पर छोड़ आई और उनकी टोयोटा कोरोला उधार लेने के बाद विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावास में एक छात्र बैठक के लिए निकल गई। वह समारोह में रात 10:30 बजे के आसपास पहुंची और रविवार 8 फरवरी को रात 2:30 बजे निकल गई। सुबह 4 बजे के आसपास अपने पिता के रात्रि विश्राम स्थल की ओर जाते हुए वह मुश्किल में पड़ गई। उसका वाहन हैडली जाने वाले रास्ते पर एक सुरक्षा अवरोधक से टकरा गया।
वाहन को हुए नुकसान काफी अधिक निकले, लगभग $10,000। आइए कानून प्रतिनिधि ने घटना का दस्तावेजीकरण किया। हालांकि मौरा की स्थिति की जांच के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। घटना के बाद मौरा को उसके पिता के अस्थायी निवास स्थान पर ले जाया गया, जहां वह सुबह तक रही। बाद में फ्रेड मरे को पता चला कि उनकी बीमा पॉलिसी वाहन की मरम्मत को कवर करेगी। उन्होंने एक कार किराए पर ली, अपनी बेटी को विश्वविद्यालय पहुंचाया और कनेक्टिकट चले गए। शाम को 11:30 बजे के आसपास फ्रेड ने अपनी बेटी से फोन पर संपर्क किया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें यातायात प्राधिकरण से ट्रैफिक दुर्घटना के कागजात लेने हैं। उन्होंने फिर से संपर्क करने और फोन पर बीमा फॉर्म पर चर्चा करने और दाखिल करने का निर्णय लिया। आधी रात के बाद सोमवार 9 फरवरी को मौरा ने बर्कशायर और बर्लिंगटन, वर्मोंट जाने के मार्गों के लिए मैपक्वेस्ट पर खोज करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग किया। 9 फरवरी को मौरा का पहला दर्ज संपर्क दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ। उसने अपने प्रेमी को एक ईमेल भेजी। मैं तुम्हें और भी अधिक प्यार करती हूं, सुंदर। मैंने तुम्हारे संदेश देखे हैं, लेकिन ईमानदारी से मुझे कुछ भी चर्चा करने का विशेष मन नहीं था। मैं आज निश्चित रूप से तुम्हें वापस कॉल करूंगी। प्यार करती हूं, मौरा। उसी दिन उसने बार्टलेट, न्यू हैम्पशायर में एक निजी अपार्टमेंट किराए पर लेने की संभावना के बारे में पूछताछ की। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि बातचीत 3 मिनट तक चली। हालांकि मालिक ने कॉन्डोमिनियम के लिए मौरा के किराए के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 1 बजे के आसपास वह नर्सिंग फैकल्टी से एक सहपाठी से अज्ञात कारणों से फोन पर बात कर रही थी। बाद में मौरा ने अपने नर्सिंग फैकल्टी के सलाहकार को एक ईमेल भेजी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 1 सप्ताह के लिए अपनी अनुपस्थिति की जानकारी दी। दिलचस्प बात यह है कि करीबी लोगों के बयानों के अनुसार परिवार में कोई असुविधा नहीं थी। 2 बजे के आसपास मौरा ने स्टोव, वर्मोंट में होटल की बुकिंग के बारे में जानकारी वाले एक आंसरिंग मशीन का नंबर डायल किया। बातचीत लगभग 5 मिनट तक चली। 2:18 पर उसने अपने युवा आदमी को फोन किया और बाद में संपर्क करने का वादा करते हुए एक वॉयस मैसेज छोड़ा। कॉल 1 मिनट तक चली। कार में युवा महिला ने कपड़े, टॉयलेटरीज, अध्ययन पुस्तकें और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं पैक की। उसके कमरे के बाद के निरीक्षण में विश्वविद्यालय सुरक्षा सेवा ने देखा कि उसका अधिकांश सामान बक्सों में पैक किया गया था और दीवार सजावट हटा दी गई थी। पैकिंग का सटीक समय अस्पष्ट रहता है, लेकिन जांचकर्ताओं ने उस समय निर्धारित किया कि उसने अपनी चीजें रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच पैक की थीं। पैक किए गए बक्सों पर उसके प्रेमी को भेजी गई एक ईमेल का प्रिंटआउट था, जो रिश्ते में समस्याओं का संकेत देता था। 3:30 के आसपास मौरा ने अपने 1996 मॉडल के काले सैटर्न सेडान में विश्वविद्यालय परिसर छोड़ दिया। छात्रा का रहस्यमय गायब होना बर्फबारी के साथ मेल खाता था। कक्षाएं रद्द कर दी गईं और 3:40 पर युवा महिला ने एक एटीएम का दौरा किया और $280 निकाले। कैमरों ने उसे अकेले कैद किया, बिना किसी साथी के। जल्द ही उसके बाद मरे एक पास की शराब की दुकान में गई, जहां उसने लगभग $40 के पेय पदार्थ खरीदे। वीडियो निगरानी प्रणाली ने फिर से पुष्टि की कि उसके साथ कोई भी नहीं था। दिन के दौरान उसने मैसाचुसेट्स के मोटर वाहन विभाग का भी दौरा किया, जहां उसने दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म प्राप्त किए। अमहर्स्ट से अपने प्रस्थान के बाद अनुमानित रूप से शाम 4 और 5 बजे के बीच मौरा संभवतः इंटरस्टेट 91 पर उत्तर की ओर यात्रा कर रही थी। शाम 4:37 पर उसने अपना मेल बॉक्स चेक किया। यह उसके फोन से अंतिम दर्ज गतिविधि बन गई। इस बारे में जानकारी कि क्या युवा महिला ने किसी को अपने इरादों के बारे में बताया था या यहां तक कि एक विशिष्ट गंतव्य था, आज तक नहीं मिली है। शाम के करीब 7 बजे वुड्सविले के एक निवासी न्यू हैम्पशायर के एक सुरम्य छोटे शहर में अचानक अपने घर के पास एक क्रैश की आवाज सुनी। उत्सुकतावश उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक कार पूर्वी सड़क के किनारे बर्फ के ढेर में फंस गई थी और पश्चिम दिशा की ओर मुखर थी।
लगभग आधे घंटे के बाद 7:27 पर निवासी ने ग्राफ्टन काउंटी के शेरिफ कार्यालय को कॉल करने का निर्णय लिया और अपनी संपत्ति के पास एक तेज मोड़ पर एक यातायात दुर्घटना की सूचना दी। कॉल रिकॉर्ड में नोट किया गया कि महिला ने कार में धूम्रपान करने वाले किसी व्यक्ति का भी उल्लेख किया था। बाद में महिला ने अपने अवलोकनों को और स्पष्ट किया। उसने न तो किसी पुरुष को और न ही धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को देखा था, बल्कि केवल कार के अंदर एक रहस्यमय लालिमा युक्त झिलमिलाहट देखी थी, संभवतः एक मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन से। इस समय एक स्कूल बस चालक जो पास में रहता था वहां से गुजरा, धीमा हुआ और एक युवा महिला को देखा जो अपनी कार के चारों ओर घूम रही थी। ड्राइवर के अनुसार वह घायल नहीं लग रही थी, हालांकि वह स्पष्ट रूप से ठंड से कांप रही थी। उसने मदद बुलाने की पेशकश की, लेकिन उसने कानून प्रवर्तन के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और आश्वासन दिया कि वह पहले ही अपनी बीमा कंपनी से संपर्क कर चुकी है। हालांकि कंपनी के रिकॉर्ड में ऐसा कोई कॉल दर्ज नहीं किया गया था। मैंने केवल उसकी स्थिति के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि वह थोड़ा सदमे में थी। उसके चेहरे पर दुर्घटना के कोई निशान नहीं थे, लेकिन वह बहुत कांप रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूं। बस चालक ने याद किया, जिसने इस स्थिति को अपनी स्मृति में संजोया था। इस दूर दराज के क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं के बारे में जानते हुए अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए व्यक्ति ने घर लौटने का फैसला किया। वहां से वह अधिकारियों से संपर्क कर सकता था और उसका कॉल सीधे शेरिफ कार्यालय को भेज दिया गया। एक अन्य निवासी का दावा है कि जैसे ही वह वहां से गुजरी, उसने मौरा की कार के सामने खड़ी एक पुलिस एसयूवी देखी। उसने कुछ असामान्य देखने की उम्मीद में क्षणिक रूप से अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन जब उसने न तो ड्राइवर और न ही यात्रियों को देखा तो अपना रास्ता जारी रखा। ये गवाह के बयान आधिकारिक समय क्रम से मेल नहीं खाते। आंकड़ों के अनुसार हैवरहिल के अधिकारी देरी से दुर्घटना स्थल पर पहुंचे 9 मिनट बाद। प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस अधिकारी अंततः 7:46 पर स्थल पर था, लेकिन अजीब बात यह है कि चालक पहले ही गायब हो चुका था। किसी को भी वाहन के अंदर या आसपास नहीं देखा गया था। कार स्पष्ट रूप से ड्राइवर की तरफ एक लकड़ी के अवरोध से टकरा गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। बाईं हेडलाइट टूट गई थी, रेडिएटर फैन में धकेल दिया गया था और वाहन अकार्यशील हो गया था। विंडशील्ड पर ड्राइवर की तरफ एक दरार दिखाई दी और दोनों एयरबैग खुल गए, जैसे वे अपने मालिक की रक्षा करना चाहते हो। यह सारा अराजकता कार को एक बंद स्थिति में छोड़ गया और पहले से ही उलझी हुई कहानी में और अधिक रहस्य जोड़ दिया। जब कानून के प्रतिनिधि ने वाहन की अंदर और बाहर से जांच की, तो उन्होंने मदिरा के रंग के धब्बे देखे जो गिरे हुए लाल पेय की तरह दिखते थे। कार के अंदर पिछली सीट पर एक खाली कंटेनर और एक आंशिक रूप से खुला पेय पैकेज मिला। आगे के निरीक्षण में विभिन्न व्यक्तिगत वस्तुएं मिली। मरे नाम के साथ एक सूचना सुरक्षा कार्ड, खाली दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म, दस्ताने, कई डिस्क, कॉस्मेटिक्स, हीरे के साथ गहने, बर्लिंगटन, वर्मोंट राज्य का मार्ग, मौरा का पसंदीदा स्टफ्ड जानवर और व्हाइट माउंटेन के लिए एक गाइड बुक। महत्वपूर्ण वस्तुओं की अनुपस्थिति ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। मौरा के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बिना किसी पता के गायब हो गए थे, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी। उसके गायब होने के बाद से इन वस्तुओं में से किसी को भी नहीं पाया गया है या उपयोग किया गया है। बाद में जांचकर्ताओं ने यह भी ध्यान दिया कि खरीदे गए शराब के पेय का एक हिस्सा भी गायब था। पत्रकार जो मैग्गी ने घटना का वर्णन इस प्रकार किया, एक तेज मोड़ पर उसने अपने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। इस क्षण एक बस चालक वहां से गुजरा। वह एक स्थानीय व्यक्ति था। उसने मदद की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद जब अधिकारी स्थल पर पहुंचे, मौरा मरे पहले ही वहां से चली गई थी। क्या अजीब स्थिति है। सुरक्षा बलों ने जल्दी ही निर्धारित किया कि वाहन मौरा का था और प्रारंभ में घटना को स्वैच्छिक गायब होने के रूप में वर्गीकृत किया। उसकी यात्रा की तैयारी और किसी भी स्पष्ट संकेत के अभाव के आधार पर वर्ष 2009 में
मरे का मामला न्यू हैम्पशायर के अनसुलझे मामलों के विभाग को सौंप दिया गया था और आधिकारिक एजेंसियां घटना को संदिग्ध लापता होने के रूप में देखने लगी थीं। रात 8 और 8:30 के बीच फ्रैंकोनिया से लौट रहे एक ठेकेदार ने एक युवा व्यक्ति को देखा जो तेजी से पूर्व दिशा में सड़क 112 पर चल रहा था। मरे की कार के मिलने के स्थान से लगभग 4 से 5 मील दूर। व्यक्ति जीन्स, एक गहरे रंग का कोट और एक हल्का हुड पहने हुए था। गवाह ने तारीखों के बारे में भ्रम के कारण तुरंत अपना अवलोकन सूचित नहीं किया और केवल 3 महीने बाद अपने कार्य नोट्स की समीक्षा करते समय पहचाना कि उसने इस व्यक्ति को मौरा के गायब होने की शाम को ही देखा था। कानून प्रवर्तन के प्रतिनिधि और दूरी यातायात के चालक ने मौरा के निशान की तलाश में आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। शाम 8:30 बजे से ठीक पहले परिस्थिति का आकलन करने के लिए पैरामेडिक्स और अग्निशामक पहुंचे। 8:49 पर वाहन को निकटतम सेवा केंद्र ले जाया गया। 9:30 के आसपास ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने दुर्घटना स्थल पर अपना काम समाप्त किया। सैटर्न के एग्जॉस्ट सिस्टम में एक कपड़े का टुकड़ा पाया गया, संभवतः मौरा के आपातकालीन उपकरण से। आधिकारिक एजेंसियों ने मौरा के मामले को लापता होने के रूप में देखना शुरू कर दिया। अगले दिन 10 फरवरी को दोपहर 12:36 पर मौरा का विवरण देते हुए एक आधिकारिक सूचना प्रसारित की गई। गहरा कोट, जीन्स और काला बैकपैक। दिन के 3:20 पर फ्रेड मरे के आंसरिंग मशीन पर उनकी बेटी की परित्यक्त कार की खोज के बारे में एक संदेश आया। चूंकि वह पड़ोसी राज्य में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे, वह इस जानकारी को समय पर प्राप्त नहीं कर सके। शाम 5 बजे मौरा की बड़ी बहन ने पिता से संपर्क किया और उन्हें घटना के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत हैवरहिल पुलिस विभाग से संपर्क किया, जहां उन्हें बताया गया कि अगर सुबह तक मौरा के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो न्यू हैम्पशायर विभाग एक खोज अभियान शुरू करेगा। शाम 5:17 पर हैवरहिल पुलिस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मरे को लापता के रूप में पंजीकृत किया। 11 फरवरी को सुबह होते ही मौरा के पिता पहले से ही हैवरहिल में थे। एक खोजी कुत्ते ने मौरा के दस्ताने की गंध का मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करते हुए कार के मिलने के स्थान से लगभग 100 गज पूर्व में एक निशान का अनुसरण किया, इससे पहले कि वह इसे खो दे। जांच टीम ने इसकी व्याख्या यह संकेत देने के रूप में की कि युवा महिला ने संभवतः स्थान को किसी वाहन में छोड़ दिया था। जल्द ही मौरा का दोस्त अपने माता पिता के साथ हैवरहिल पहुंचा। पहले उससे अलग से पूछताछ की गई, फिर उसके परिवार को आमंत्रित किया गया। कानून के प्रतिनिधियों ने एक परिकल्पना का प्रस्ताव रखा। मरे इस क्षेत्र में थी क्योंकि वह अकेली रहना चाहती थी या भावनात्मक अनुभवों के कारण। परिवार के सदस्यों ने इस अनुमान को संदेह के साथ लिया। निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य है। हैवरहिल की उड़ान के दौरान मौरा के दोस्त ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। एक निश्चित समय पर उसे एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उसे, जैसा कि उसे लगा, मौरा का धीमा रोना सुनाई दिया। कॉल के स्रोत का पता लगाया जा सकता था। यह अमेरिकन रेड क्रॉस द्वारा प्रदान किए गए एक फोन कार्ड का उपयोग करके किया गया था। 12 फरवरी को मौरा के परिवार और उसके दोस्त ने बेथलेहम, न्यू हैम्पशायर राज्य में एक शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अगले ही दिन कहानी सूचना चैनलों पर फैल गई। कानून प्रवर्तन प्रतिनिधियों ने कहा, संभवतः मौरा कंकामागस मार्ग की ओर जा रही थी। उसे लापता व्यक्तियों के डेटाबेस में शामिल किया गया जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आधिकारिक रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था कि घटना के समय मौरा शराब के प्रभाव में वाहन चला रही थी। हालांकि एक गुजरती बस के चालक ने दावा किया कि युवा महिला बिल्कुल होश में लग रही थी। रहस्यमय गायब होने के एक सप्ताह बाद मौरा के पिता और उसके दोस्त को फिर से पूछताछ के लिए आमंत्रित किया गया। परिवार के सदस्यों ने वर्मोंट तक खोज का विस्तार किया। इस बात से परेशान थे कि स्थानीय कानून प्रवर्तन को स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। हालांकि लापता व्यक्तियों के मामलों को आमतौर पर स्थानीय इकाइयों द्वारा संभाला जाता है, 10 दिन बाद FBI जांच में शामिल हो गई।
संघीय एजेंटों ने मैसाचुसेट्स से रिश्तेदारों के साथ बातचीत की और हैवरहिल पुलिस विभाग के प्रमुख ने घोषणा की कि खोज अभियान ने राष्ट्रीय आयाम ले लिया था। गायब होने के 10 दिन बाद न्यू हैम्पशायर के वन संरक्षण सेवा ने थर्मल इमेजिंग उपकरण से लैस एक हेलीकॉप्टर और विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी कुत्तों का उपयोग करके क्षेत्र के एक नए जमीनी और हवाई सर्वेक्षण का आयोजन किया। 26 फरवरी को मौरा की बड़ी बहन ने फ्रेंच पॉन्ड रोड के पास एक कम यात्रा वाले पथ पर बर्फ में फटे हुए सफेद महिला अंडरवियर पाए। हालांकि डीएनए विश्लेषण ने दिखाया कि इस खोज का मरे से कोई संबंध नहीं था। जांचकर्ताओं के मूल सिद्धांतों में से एक यह था कि मौरा मरे ने या तो अपनी अनुपस्थिति की पहले से योजना बनाई थी या अंतिम यातायात घटना के बाद भावनात्मक रूप से अस्थिर स्थिति में थी। फिर भी कई करीबी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, वह कभी भी अपनी इच्छा से गायब नहीं होगी। पिछले समय की सभी घटनाओं के बावजूद भावनात्मक बंधनों के अलावा कुछ वस्तुएं जो मौरा ने ली थीं, दांत व्हाइटनर और अध्ययन सामग्री, कई लोगों को आश्वस्त किया कि उसने उस दिन गायब होने की योजना नहीं बनाई थी। अंत में कोई व्यक्ति जिसने गायब होने का फैसला किया है ऐसी रोजमर्रा की चीजें क्यों लेगा? एक वैकल्पिक परिकल्पना ने अनुमान लगाया कि मरे दुर्घटना के बाद घबरा गई थी और परिणामों से बचने के लिए दुर्घटना स्थल छोड़ दिया था। स्थल पर पाई गई शराब की मात्रा और एक कोला की बोतल को देखते हुए, जिसमें संभवतः शराब थी, अधिकारियों का मानना था मौरा ने मादक पेय का सेवन किया था और हाल ही में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तारी के बाद अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। नजदीकी जंगल का क्षेत्र गर्म मौसम में आश्रय के रूप में काम कर सकता था, लेकिन कम तापमान और वहां जाने वाली बर्फ में कोई निशान न होने के कारण इस संस्करण ने संदेह पैदा किया। सबसे अधिक संभावना है कि किसी को सड़क पर चलना होगा, संभवतः घटनास्थल से पूर्व दिशा में, क्योंकि यह क्षेत्र प्रारंभिक खोज में शामिल नहीं किया गया था। एक ठेकेदार जो उस शाम मार्ग 112 पर यात्रा कर रहा था ने उल्लेख किया कि उसने एक युवा व्यक्ति को देखा था जो घटनास्थल से कुछ मील दूर पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। यह आज तक अस्पष्ट है कि क्या वह वास्तव में मौरा थी। यह मानते हुए कि उसके साथ सब कुछ ठीक है और ठंडे मौसम की स्थिति ने उसकी एकांत यात्रा के दौरान उसे प्रभावित नहीं किया है, वह कहां जा सकती थी? कुछ का अनुमान है कि उसने बस अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है, संभवतः कानूनी समस्याओं और व्यक्तिगत कठिनाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए कनाडा में स्थानांतरित होने की भी। हालांकि आधिकारिक प्रतिनिधि इस संभावना पर विचार करते हैं कि मौरा कहीं सुरक्षित है, वे इस परिदृश्य को सबसे कम संभावित मानते हैं। जबकि जांचकर्ताओं का एक समूह परिस्थितियों के प्रतिकूल संयोग के संस्करण की ओर झुकता है, अन्य संभावित जबरन स्थानांतरण का अनुमान लगाते हैं। फ्रेड, मौरा के पिता, दृढ़ता से मानते हैं कि स्थानीय अविश्वसनीय व्यक्तियों में से किसी का उनकी बेटी के गायब होने से संबंध है। हालांकि हैवरहिल के कई निवासी इस संभावना को खारिज करते हैं कि उनमें से कोई भी शामिल था और इस विचार का समर्थन करते हैं कि मौरा गलत समय पर गलत जगह पर थी और एक गुजरते हुए अपराधी ने स्थिति का फायदा उठाया। वैकल्पिक परिकल्पनाएं बस चालक एटवुड पर केंद्रित हैं, अंतिम व्यक्ति जिसने मौरा को देखा था। कुछ लोग इसे संदिग्ध पाते हैं कि वह सहायता के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इसके अलावा वह और उनकी पत्नी युवा महिला के गायब होने के तुरंत बाद फ्लोरिडा चले गए। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने एक विशेष रूप से परेशान करने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें मौरा और उसके पिता के बीच संभावित अनुचित संबंधों का अनुमान लगाया गया है, जो उसके अचानक गायब होने का कारण हो सकता है। एक धारणा जिसे मौरा के रिश्तेदार दृढ़ता से खंडन करते हैं। कई सिद्धांतों के बावजूद आज हम मौरा मरे के भाग्य के बारे में लगभग उसी समझ के स्तर पर हैं जैसे लगभग 20 साल पहले थे। मामले के सकारात्मक परिणाम की कम संभावना को देखते हुए घटनास्थल के पास कई खोज अभियान आयोजित किए गए थे। दुर्भाग्य से इनमें से किसी से भी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले। 1 जुलाई 2005 को
कानून प्रवर्तन प्रतिनिधियों ने आगे के परीक्षण के लिए मौरा की कार से वस्तुओं को उसके रिश्तेदारों से ले लिया। 13 जुलाई को लगभग 100 लोगों के साथ एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, बचाव सेवाओं के प्रतिनिधि और स्वयं सेवक शामिल थे, जिन्होंने 1 मील के दायरे में क्षेत्र की तलाशी ली। यह कार घटना के स्थान के आसपास चौथा खोज अभियान था और बर्फ पिघलने के बाद पहला था। जांचकर्ताओं की विशेष रुचि मौरा के काले बैकपैक में थी, जो उसकी कार में नहीं मिला था। अभियान के समापन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दी कि कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं की गई थी। फरवरी 2019 में, जब मौरा के गायब होने की 15वीं वर्षगांठ थी, फ्रेड मरे ने फिर से अपना विश्वास व्यक्त किया कि उनकी बेटी अब जीवित नहीं है, और उन्होंने सबसे नजदीकी घर के बारे में अपने संदेह भी साझा किए, जिस पर खोजी कुत्तों ने विशेष ध्यान दिया था। 2021 की शुरुआत में संपत्ति के मालिक ने उस स्थान से एक पेड़ हटा दिया जहां मरे को आखिरी बार देखा गया था, और जिसे याद के प्रतीक के रूप में एक नीले रिबन से चिह्नित किया गया था। इसके तुरंत बाद न्यू हैम्पशायर विभाग ने मरे परिवार के इस स्थान पर राज्य के ऐतिहासिक चिन्ह के निर्माण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जो 2020 के अंत में जमा किया गया था। 14 सितंबर 2021 को न्यू हैम्पशायर राज्य पुलिस ने जनता को माउंट लून में लिंकन में हड्डी के टुकड़ों की खोज के बारे में सूचित किया, जो मौरा की दुर्घटना स्थल से लगभग 25 मील पूर्व में था। मौरा की बहन के अनुसार मौरा पहले इस पहाड़ पर गई थी और क्षेत्र से परिचित थी। पाए गए टुकड़ों को काफी छोटा बताया गया था, और यह अनुमान लगाया गया था कि पहचान प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने लगेंगे। नवंबर में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि पाई गई सामग्री का मौरा के गायब होने से कोई संबंध नहीं है। जनवरी 2022 में FBI ने मौरा के मामले में एक राष्ट्रव्यापी नोटिस जारी किया और उसके गायब होने की जांच करने वाले विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना विनिमय के समन्वय के लिए एक विशेष प्रोफाइल बनाया। केवल 29 वर्षों के बाद सभी को सच्चाई का पता चला। मैरी एडवर्ड्स का केस आधुनिक DNA विश्लेषण पद्धतियों के परिचय और अपराधी डेटाबेस के निर्माण से पहले कानून प्रवर्तकों का काम बहुत कठिन था। आज तकनीकी प्रगति के कारण नए जांच उपकरण बनाए गए हैं। अब जो लोग वर्षों से सामान्य नागरिकों के बीच छिपे हुए थे, न्याय के दायरे में आ रहे हैं, और कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। शनिवार 14 जनवरी 1995 को एडवर्ड्स परिवार ने इकट्ठा होने की योजना बनाई। शनिवार का पारिवारिक भोजन एक अटल परंपरा थी। इन बैठकों में माता-पिता और उनकी 2 बेटियां शामिल होती थीं। इसलिए मैरी नामक एक जुड़वां बहन की अनुपस्थिति ने तुरंत चिंता पैदा कर दी। 31 वर्षीय महिला बैठक में नहीं आई और कॉल का जवाब नहीं दिया जब रिश्तेदारों ने रेस्तरां से उससे संपर्क करने की कोशिश की। अंत में धैर्य समाप्त हो गया और तीनों रिश्तेदार उस घर की ओर चल पड़े जहां मैरी उस समय रह रही थी। घटनाएं ब्यूमोंट, टेक्सास राज्य में हुई। मां ने तुरंत खतरे का अनुमान लगाया जब उसने अनलॉक्ड प्रवेश द्वार की खोज की। जब वे अंदर गए, उन्होंने पानी की आवाज सुनी, लेकिन उनके पुकारने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। बाथरूम में सब कुछ पानी से भरा हुआ था और मैरी वहां एक चिंताजनक स्थिति में थी। एलिसन, मैरी की बहन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। उसने बताया कि वह अपनी बहन के घर गई थी और पाया कि उसके साथ कुछ हुआ है। ये महिलाएं जुड़वां थीं, टेक्सास में जन्मी और पली बढ़ी थीं। वे एडवर्ड्स परिवार की एकमात्र बेटियां थीं और उनमें से एक के साथ घटना एक वास्तविक झटका थी। बहनें हमेशा अविभाज्य थीं, छोटी उम्र से लगातार साथ रहती थीं। स्कूल के बाद दोनों बहनों ने शिक्षण प्रशिक्षण का विकल्प चुना और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। जुड़वां बहनें यहां तक कि एक ही शैक्षिक संस्थान में काम करती थीं। एडवर्ड्स बहनें इतनी समान दिखती थीं कि छात्र और सहकर्मी दोनों उन्हें लगातार भ्रमित करते थे। जब दुर्घटना हुई तब मैरी 31 वर्ष की थी। छात्र मैरी से बहुत प्यार करते थे। कई लोग उसके साथ एक विशेष संबंध महसूस करते थे। प्रतिभाशाली शिक्षिका के सैकड़ों छात्र, रिश्तेदार और दोस्त अलविदा कहने आए।
उसके कई छात्रों के लिए वह एक वास्तविक सहारा बन गई, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में बड़े हुए थे। माता पिता ने कानून के प्रतिनिधियों से संपर्क किया और दोषी को खोजने की मांग की। लोग घटना की परिस्थितियों से स्तब्ध थे। स्थिति निराशाजनक प्रतिरोध की ओर इशारा करती थी। हाथों पर आत्मरक्षा के विशिष्ट निशान रह गए थे। प्रतीत होता है कि अप्रिय घटना बेडरूम में शुरू हुई। बिस्तर के लिनन पर निशान इसकी ओर इशारा करते थे। सबसे अधिक संभावना है कि मैरी घुसपैठिए को जानती थी, क्योंकि तोड़फोड़ के कोई संकेत नहीं मिले थे। शहर के निवासी शिक्षिका को अच्छी तरह से जानते थे और जांचकर्ताओं के साथ तत्परता से सहयोग करते थे, ऐसे कार्य में सक्षम व्यक्ति को खोजने की इच्छा से। प्रारंभ में उन्होंने करीबी परिचितों के दायरे की जांच की। घटना के प्रकार और तोड़फोड़ के संकेतों की अनुपस्थिति को देखते हुए व्यक्तिगत मोटिव का संदेह किया। शुरू में यह सोचा गया था कि कारण पानी में डूबना था, लेकिन चिकित्सा परीक्षा ने श्वसन मार्ग में तरल पदार्थ की अपर्याप्त मात्रा दिखाई। संभवतः यह बाद में वहां पहुंचा। वास्तविक कारण था हवा के प्रवाह का अवरोधन। अपार्टमेंट की जांच के दौरान, विशेष रूप से बाथरूम और बेडरूम की, जांचकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण सबूत पाए। विशेष रूप से परेशान करने वाली खोज थी स्मिथ एंड वेसन ब्रांड की हथकड़ियां। ये हथकड़ियां पेशेवर पुलिस उपकरण जैसी दिखती थीं। कानून प्रवर्तन अधिकारी भ्रमित थे। संभवतः अपराधी का पुलिस या सुरक्षा सेवाओं से कनेक्शन था। यह संभावना नहीं थी कि सहकर्मी उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हों। इस कारण से जांच में शामिल सभी लोगों द्वारा मामले को विशेष गंभीरता से लिया गया। आने वाले हफ्तों में जांचकर्ताओं ने हथकड़ियों के सीरियल नंबर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बिना सफलता के। इस समय डेविड पेरी, मैरी का पूर्व साथी, मुख्य संदिग्ध बन गया। अपनी आकर्षकता और सुखद व्यक्तित्व के बावजूद उसका परिचितों का एक सीमित दायरा था और कुछ ही करीबी रिश्ते थे। मैरी पूरी तरह से अपने काम और अपने छात्रों की देखभाल में मग्न थी। अपने निजी जीवन के लिए उसके पास बहुत कम समय बचा था। यह पता चला कि केवल डेविड पेरी के पास शिक्षिका के घर की चाबियां हो सकती थीं। संभावित जटिल अलगाव के बारे में एक सिद्धांत था। यह अनुमान लगाया गया था कि वह अपनी पूर्व साथी का पीछा कर सकता है, बिना आमंत्रित आ सकता है और ईर्ष्या या बदला लेने के लिए कार्य कर सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी अनुमान की पुष्टि नहीं हुई। अपराध स्थल पर डीएनए के निशान पाए गए। संदिग्ध ने स्वेच्छा से जांच के लिए सामग्री प्रदान की। परिणामों की प्रतीक्षा करते समय जांचकर्ताओं ने जोड़े के सामान्य परिचितों से बात की। सभी ने डेविड को एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो आक्रामक कार्यों में सक्षम नहीं था। इसके अलावा डेविड पेरी ने घटना के समय अपने ठिकाने के लिए अकाट्य सबूत प्रस्तुत किया। युवा आदमी ने जांच के साथ सहजता से सहयोग किया, बिना किसी आपत्ति के जैविक नमूने प्रदान किए और ऐसे व्यक्ति का प्रभाव नहीं छोड़ा जो मामले से जुड़ा हो। उसके पास कोई पूर्व अपराध रिकॉर्ड, अप्रिय घटनाएं या अपने अतीत में अनुचित व्यवहार नहीं था। अंततः उसे विशेषज्ञता द्वारा बाहर कर दिया गया। आनुवंशिक सामग्री मेल नहीं खाती थी। पूर्व साथी को संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। दुर्भाग्य से मामले में प्रगति इस बिंदु पर रुक गई। पीड़िता के अन्य परिचित अपराधी के विवरण से मेल नहीं खाते थे और उनके पास विश्वसनीय अलिबी थे। जांचकर्ताओं के पास जांच के लिए बहुत सामग्री थी, हालांकि विशेषज्ञता की संभावनाएं और उस समय की प्रौद्योगिकियां सीमित थीं। निष्फल जांच कई वर्षों तक चली। परिवर्तन केवल 23 वर्षों के बाद आए। वर्ष 2018 में जब वंशावली का उपयोग करके आनुवंशिक सामग्री के विश्लेषण की एक विधि सामने आई, संभावित अपराधी के रिश्तेदारों के बीच मिलान खोजने के कारण संभावित मिलानों के दायरे को काफी विस्तारित करना संभव हो गया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गेट मैच प्रोग्राम से संपर्क किया, जो आनुवंशिक डेटा एकत्र करता था और उन अमेरिकियों की सूचियां बनाता था जिन्होंने स्वेच्छा से नमूने प्रदान किए थे। इस प्रकार एक बड़ा डेटाबेस बनाया गया, जो पुराने अनसुलझे मामलों की जांच के लिए अधिकारियों के लिए उपलब्ध था। जब जांचकर्ता ब्रैंडन बेस को इस प्रोग्राम का उपयोग करके एक पुराने अनसुलझे मामले की जांच करने का सुझाव दिया गया,
तो उन्हें तुरंत मैरी एडवर्ड्स याद आई। यह जांच उन्हें सारे वर्षों तक चैन नहीं लेने दी। अंततः अप्रैल 2020 में शिक्षिका के अपराध स्थल से एकत्र किए गए नमूनों को ह्यूस्टन के बाहर एक प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां अपराधी के संभावित रिश्तेदारों के साथ कई मिलान खोजना संभव हुआ जो कम से कम दूर से उससे जुड़े थे। इस प्रकार वंशावली का निर्माण शुरू हुआ। दुर्भाग्य से विश्लेषण और तुलना के लिए नामों की सूची विशाल निकली, कई हजार लोग। इस क्षण में जांचकर्ता की पत्नी जांच में शामिल हो गई। इस समर्पित महिला ने अपना खाली समय सूची से मिलान का अध्ययन करने में समर्पित किया। काम में असाधारण ध्यान की आवश्यकता थी। प्रत्येक व्यक्ति का त्रुटिहीन मूल्यांकन करना आवश्यक था। समानांतर रूप से शोधकर्ता मैरी एडवर्ड्स के व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की ओर मुड़े जो उसने कई वर्षों तक रखे थे। एक संभावित जुनूनी प्रशंसक के बारे में एक सिद्धांत था जो अस्वीकृत भावनाओं के कारण उसे नुकसान पहुंचा सकता था। हालांकि रिकॉर्ड्स की घटना के बाद विस्तृत जांच की गई थी, उनमें कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं मिले थे। अब डायरियों में उल्लिखित नामों की तुलना विकासशील वंशावली वृक्ष के लोगों के साथ करने का निर्णय लिया गया। इस चरण में लापॉइंट उपनाम प्रमुख होने लगा। कई मिलान सामने आए। यह पता चला कि खोजी गए व्यक्ति के पहले पहचाने गए रिश्तेदार का नाम शेरा लापॉइंट था। शेरा दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही थी और समान रूप से जटिल मामलों के साथ समृद्ध अनुभव रखती थी। पहले उन्होंने टेक्सास फील्ड्स के प्रसिद्ध मामले में ऑटोबान नंबर 45 के साथ पाई गई महिलाओं में से एक की पहचान स्थापित करने में सफलता हासिल की थी। अनुभव जमा करने और सफलताएं हासिल करने के बाद शेरा अपना ज्ञान साझा करने के लिए तैयार थी ताकि अन्य रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सके, जिसमें मैरी एडवर्ड्स का मामला भी शामिल था। नई प्रतिभागी ने अपने रिश्तेदारों के बारे में अप्रिय सत्य की खोज की संभावना के बावजूद मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। जांच के दौरान विशेषज्ञ ने चिंता के साथ अपने स्वयं के रिश्तेदारों की भी जांच की, क्योंकि वह संभावित परिणामों को समझती थी। लगभग 7,500 नामों की जांच करना आवश्यक था। सूची में प्रत्येक व्यक्ति का विश्लेषण धीरे धीरे आगे बढ़ा। न केवल उनके बारे में बल्कि उनके परिवार के बारे में भी जानकारी एकत्र करना आवश्यक था। सभी जानकारी को योजना में शामिल करने या हटाने से पहले सावधानीपूर्वक संसाधित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कई घंटों के काम की आवश्यकता थी। इस प्रकार 3 महीने बीत गए, जिसमें जांचकर्ता और शेराला पॉइंट ने अपराधी की खोज में अपना सारा खाली समय समर्पित किया। अंत में एक दिलचस्प मिलान की खोज की गई। उन्होंने बामोट से एक जोड़े को पाया जो सभी मानदंडों के अनुसार खोजे जा रहे व्यक्ति के रिश्तेदार हो सकते थे। इन लोगों ने 2 बेटों को पाला था जो फॉरेस्ट पार्क स्कूल गए थे, वही स्कूल जिसमें कभी मैरी गई थी। अब कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास 2 मुख्य संदिग्ध थे, माइकल और क्लेटन फोरमैन। पहला उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं था। जांच में कोई उल्लंघन या आक्रामकता के संकेत नहीं पाए गए। माइकल को लगभग तुरंत सूची से हटा दिया गया। उसके भाई के साथ स्थिति अलग थी। यह पता चला कि क्लेटन थोड़े उम्र के अंतर के साथ उच्च कक्षाओं में मैरी एडवर्ड के साथ स्कूल गया था। इसके अलावा उस व्यक्ति का एक पूर्व न्यायालय रिकॉर्ड था जिसने उसे एक उपयुक्त संदिग्ध बना दिया। जैसा कि पता चला, 1981 में एक युवा महिला ने पुलिस से संपर्क किया था और क्लेटन फोरमैन के साथ एक अप्रिय घटना की सूचना दी थी। घटना की परिस्थितियां शिक्षिका के मामले के समान थीं, जो लगभग 15 साल बाद हुआ था। अंतर केवल इतना था कि पहला पीड़ित जीवित रह गया। वह भी फॉरेस्ट पार्क स्कूल जाती थी। उस समय युवा आदमी फुटबॉल टीम के प्रबंधक के रूप में काम करता था। घटना को सुलझाया जा सका। इस प्रकरण के लिए क्लेटन को केवल परिवीक्षा और जुर्माना मिला। दुर्भाग्य से उस समय डीएनए नमूनों के साथ पुलिस डेटाबेस मौजूद नहीं थे, इसलिए उसे जैविक सामग्री देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक इसी कारण से शिक्षिका के साथ घटना की जांच के दौरान उसकी पहचान नहीं की गई। क्लेटन का मैरी की मित्र डायना कोई के साथ संबंध था। वे घटना से 3 साल पहले से साथ थे और अपनी शादी की योजना बना रहे थे। युवा महिला ने उसे एक सुखद व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, लेकिन
स्पष्ट रूप से उसे बहुत अच्छी तरह नहीं जानती थी। शादी से 3 महीने से भी कम समय शेष था जब डायना को उसके अनुचित व्यवहार, परिवीक्षा और जुर्माने के बारे में पता चला, जिसके बाद वह सगाई तोड़ना चाहती थी। फिर भी कुशल हेरफेर करने वाले ने उसे यह विश्वास दिलाने में सफलता हासिल की कि सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी थी और उस महिला ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। क्लेटन ने इस विषय से बचा, लेकिन एक बिल्कुल विश्वसनीय कहानी बनाई। डायना आगामी समारोह के बारे में इतनी उत्साहित थी कि उसने अपने चुने हुए व्यक्ति पर विश्वास किया। डायना के रिश्तेदारों की चेतावनियों के बावजूद जोड़े ने शादी कर ली। डायना और क्लेटन 11 साल से थोड़ा अधिक समय तक साथ रहे और उनका एक बेटा हुआ। महिला के अनुसार उसका पति लगातार वित्तीय कठिनाइयों के बारे में झूठ बोलता था, जिनकी उसे कमी नहीं थी। इसके अलावा उसने पुलिस हथकड़ियों और कानून प्रवर्तकों के विशेष उपकरणों के लिए उसके अस्वस्थ शौक को नोटिस किया। वह अपनी कार में रियर व्यू मिरर पर इन हथकड़ियों को भी ले जाता था। मैरी के साथ घटना के समय डायना ने पहले ही क्लेटन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन उसे याद था कि कैसे उसने अपने पूर्व पति को फोन किया और आंसुओं में घटना के बारे में बताया। महिला उसकी उदासीन प्रतिक्रिया से स्तब्ध थी। उसने बातचीत को बस इस तरह जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर कॉल समाप्त कर दी। अब यह समझ में आया कि वह कोई सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहा था। संभवतः वह इस घटना से जुड़ा हुआ था। इस समय जांच के लिए रुचि का व्यक्ति 60 वर्ष का था। वह अब बामूंट में नहीं रहता था, लेकिन उसके निशान गाया राज्य के लगभग 40,000 निवासियों वाले छोटे शहर रेनॉल्ड्सबर्ग में ले गए। इस समय क्लेटन अपनी आजीविका उबर ड्राइवर के रूप में चला रहा था। जांचकर्ताओं ने उसके ठिकाने का पता लगाने और आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने में सफलता हासिल की। अब विश्लेषण के लिए जैविक सामग्री प्राप्त करना आवश्यक था। मुख्य संदिग्ध के घर को निगरानी में रखा गया। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने व्यावहारिक रूप से उसके घरेलू कचरे की थैली जब्त कर ली, जिसे फिर एक विशेष प्रयोगशाला में ले जाया गया। यहां विशेषज्ञों ने बियर की बोतल पर निशान पाए। मैरी एडवर्ड्स के मामले की सामग्री के साथ तुलना ने लगभग पूर्ण मिलान दिखाया। अब संदिग्ध के साथ बातचीत होने वाली थी। मुख्य जांचकर्ता गाया गए और एक चतुर योजना बनाई। क्योंकि क्लेटन टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता था, उन्होंने उसे एक ग्राहक की कथित खोई हुई वस्तु के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। 29 अप्रैल 2021 को इस बहाने के तहत उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए प्रेरित करने में सफलता हासिल की। आदमी एक खोए हुए बटुए के बारे में बात करने के लिए स्वेच्छा से आने के लिए सहमत हुआ। आखिरकार मैरी के साथ घटना के 26 साल बाद संभावित अपराधी पूछताछ कक्ष में था। यहां जांचकर्ताओं ने बैठक के वास्तविक उद्देश्य का खुलासा किया। 1995 के मैरी एडवर्ड्स के मामले की जांच। यह स्पष्ट रूप से क्लेटन को झटका देने वाला था, लेकिन उसने शांत रहने का प्रयास किया और शुरू में यहां तक कि उसे जानने से भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उसे एक शादी की तस्वीर दिखाई जिसमें उसकी पहली पत्नी दिख रही थी। तस्वीर में डायना मैरी और उसकी जुड़वां बहन के बगल में दिख रही थी, जो ब्राइड्समेड्स के रूप में कार्य कर रही थीं। इस जानकारी ने उसे याद करने में मदद की। क्लेटन ने पुष्टि की कि मैरी वास्तव में 1982 में उसकी 1982 में उसकी शादी में थी। उसकी पत्नी द्वारा आमंत्रित की गई थी। बातचीत के पहले मिनटों से ही आदमी ने बेचैनी दिखानी शुरू कर दी और जांचकर्ताओं ने उसे जल्दी से सवालों की एक श्रृंखला के साथ कोने में धकेल दिया। असंगतियों की खोज के बाद जांचकर्ताओं ने स्वीकारोक्ति प्राप्त करने की उम्मीद में उसके कमजोर बिंदु पर दबाव डालने का फैसला किया। संदिग्ध ने दावा किया कि उसे मैरी के साथ घटना के बारे में पता भी नहीं था और वह कभी उसके घर नहीं गया था। इन बयानों में उन्होंने तुरंत विरोधाभास देखा, खासकर उसकी पूर्व पत्नी के शब्दों के बाद, जिसने क्लेटन को फोन किया था जब उसे मैरी के साथ घटना के बारे में खबर मिली थी। तथ्यों के बावजूद क्लेटन ने पीड़िता के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया और स्पष्ट रूप से इसका उपयोग सुरक्षा तंत्र के रूप में किया। उसने उसके साथ अंतरंग संबंध होने से भी इनकार किया,
जो एक और झूठ निकला। उसके व्यक्तिगत सामानों पर उसके जैविक निशान पाए गए थे। स्वाभाविक रूप से क्लेटन भ्रमित था जब अधिकारियों ने पूछा कि उसका डीएनए मैरी के अंडरवियर और उसके बिस्तर पर कैसे पहुंच सकता था। जब क्लेटन को अंततः कोने में धकेल दिया गया तो उसने एक वकील की मांग की और जांचकर्ताओं के साथ बातचीत समाप्त कर दी। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीकात्मक रूप से क्लेटन फोरमैन को उन्हीं हथकड़ियों से बांधा गया जो 1995 में मैरी एडवर्ड्स के पास पाई गई थी। 12 मार्च 2024 को शिक्षिका के साथ घटना के 29 वर्ष बीत चुके थे। यह माना जाता था कि इस मामले में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि लगभग पूर्ण डीएनए मिलान ने वकील को प्रक्रिया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। लंबे समय के गुजरने का हवाला देने के कमजोर प्रयासों ने कोई परिणाम नहीं दिया। क्लेटन फोरमैन ने दृढ़ता से चुप्पी साधे रखी, अपनी भागीदारी को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपने बचाव में गवाही देने से इनकार कर दिया। जांच में शामिल सभी लोगों और उन लोगों के लिए जो मैरी के साथ सहानुभूति रखते थे, यह प्रक्रिया बहुत भावनात्मक थी। शेरला पॉइंट चिंतित थी कि परिवार उसे क्लेटन की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए नापसंद करेगा। शेरला विशेष रूप से डायना के साथ अपने संबंध को बनाए रखने के बारे में चिंतित थी, क्योंकि वास्तव में उसने उनके छोटों के पिता को अलग कर दिया था। हालांकि उसे समझ मिली और यहां तक कि आगामी सुनवाई से पहले उसकी सुरक्षा के लिए चिंता भी मिली। शेरला स्वयं इसे अपना कर्तव्य मानती थी कि वह इस निर्दयी घटना में सच्चाई का पता लगाए, संभावित परिणामों की परवाह किए बिना। सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में इस कहानी की मुख्य पात्र की जुड़वां बहन थी, जो उसके आश्चर्यजनक रूप से समान दिखती थी। उसने कड़वाहट के साथ वर्णन किया कि कैसे क्लेटन ने उससे जीवन में सबसे करीबी व्यक्ति को छीन लिया था। 3 दशकों के बाद भी उसके और मैरी की तस्वीर के बीच एक अद्भुत समानता थी। मुकदमे के दौरान वंशावली और आनुवंशिकी के विशेषज्ञों ने अभियोग पक्ष की ओर से निर्णायक भूमिका निभाई। फॉरेंसिक प्रयोगशाला के अन्य विशेषज्ञों के साथ उन्होंने जूरी के सदस्यों को डीएनए विश्लेषण की आधुनिक विधियों की व्याख्या की। जूरी के सदस्यों को शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए रिश्तेदारों के साथ मिलान की तकनीकों की विश्वसनीयता और सटीकता का विश्वास दिलाना आवश्यक था। विशेष ध्यान उन महिलाओं पर दिया गया जो क्लेटन की अप्रिय कार्रवाइयों का सामना कर चुकी थीं। एक पूर्व कर्मचारी पहली गवाह के रूप में पेश हुई। उसने आरोपी के कार्यस्थल पर देखे गए कानून प्रवर्तकों के विशेषताओं के लिए अजीब शौक के बारे में बताया। उसके अधीनस्थ के रूप में जो दस्तावेजों से निपटती थी, हर बार जब वह अपने बॉस के डेस्क का दराज खोलती थी तो वहां एक जोड़ी हथकड़ियां पाती थी। सचिव भ्रमित थी, लेकिन इसके बारे में पूछने का साहस नहीं करती थी और इसे क्लेटन की एक विशेषता मानती थी। कोई चेतावनी के संकेत नहीं थे। हालांकि महिला कार्यस्थल पर हथकड़ियों के उद्देश्य को सटीक रूप से नहीं समझा सकती थी। आरोपी की अंतिम साथी ने युवा व्यक्तियों के साथ कई अशोभनीय रिकॉर्डिंग की खोज के बारे में बताया। जब उसने उससे इसके बारे में पूछा, क्लेटन ने निर्विकार भाव से जवाब दिया कि उसे अनुचित कार्यों के बारे में अपनी कल्पनाओं के लिए इनकी आवश्यकता थी। बाद में उसने स्थिति को एक विफल मजाक के रूप में समझाया और घटना के कोई और परिणाम नहीं निकले। आने वाले वर्षों में उसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई। मुकदमे में एक युवा महिला पेश हुई जो क्लेटन की शादी से कुछ समय पहले उसके कार्यों से प्रभावित हुई थी। डायना सुनवाई में मौजूद थी, अभियोग का समर्थन करती थी और अपने पूर्व पति के अपराध पर विश्वास करती थी। वहां उसने पहली बार पीड़िता की रिपोर्ट सुनी और क्लेटन की वास्तविक प्रकृति को पहचाना। फिर भी उसने ध्यान दिया कि उनके 11 साल के साथ रहने के दौरान उसने उसके प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिखाया था। उसकी अंतरंग क्षेत्र में विशेष प्राथमिकताएं थीं, जिसमें हथकड़ियों का उपयोग शामिल था, लेकिन पारिवारिक संबंधों में उसने अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। सुनवाई के दौरान क्लेटन की कार्रवाइयों से प्रभावित पहली महिला ने बात की, जिसने घटना का विस्तार से वर्णन किया। जब घटना हुई तब वह 19 वर्ष की थी। डायना के साथ क्लेटन की शादी से कुछ महीने पहले वह देर रात एक ग्रामीण सड़क पर घर लौट रही थी और अपने वाहन के साथ फंस गई।
अचानक उसके बगल में एक कार रुकी, जिससे एक आदमी उतरा जो खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मदद की पेशकश की और युवा महिला ने सहमति दी, क्योंकि उसे कोई अन्य रास्ता नहीं दिख रहा था। अपराधी ने उस क्षण का फायदा उठाया जब वह वाहन से बाहर निकली। उसने उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया, एक नुकीली वस्तु निकाली और प्रतिरोध की स्थिति में गंभीर परिणामों की धमकी दी। युवा महिला भय से भर गई। घटना के बाद क्लेटन ने अप्रत्याशित रूप से अपना व्यवहार बदल दिया और यहां तक कि उसे घर भी पहुंचाया। उसने उससे कहा कि वह चिंतित न हो और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह जो हुआ उसके लिए खेद है और दावा किया कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह अचानक मूड परिवर्तन उस आक्रामक व्यवहार की तुलना में अजीब और भयावह लगा जो उसने कुछ मिनट पहले दिखाया था। पीड़िता ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की, लेकिन संभावित परिणामों से डरती थी। अदालत में उसने कहा कि वह हमलावर के प्रति कोई रोष नहीं रखती और उसे माफ कर दिया है। युवा महिला क्लेटन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह ईमानदारी से पछतावा कर रहा है और कानून नहीं तोड़ेगा। इसलिए उसे इतनी हल्की सजा मिली। अब पहली पीड़िता स्वयं को दोष दे रही थी, क्योंकि अगर वह जेल में होता तो यह शिक्षिका के साथ घटना को रोक सकता था। उसके अलावा एक और महिला ने मुकदमे में गवाही दी जो आरोपी का शिकार हुई थी। भय के कारण उसने पहले कभी अधिकारियों से संपर्क नहीं किया था। महिला डायना कुल की पुरानी स्कूल परिचित निकली। उसके शब्दों के अनुसार क्लेटन ने एक साधारण शाम को उस पर हमला किया। घटना 1986 में हुई, जब वह अकेली रहती थी। युवा महिला डायना की दोस्त थी, इसलिए वह कभी कभी क्लेटन के साथ भी बातचीत करती थी। वह हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता था, जब तक उसने अपनी वास्तविक प्रकृति प्रकट नहीं की। एक शाम वह उसके घर आया, वित्तीय कठिनाइयों और वैवाहिक समस्याओं के बारे में बताया। क्लेटन विश्वसनीय लग रहा था और कह रहा था कि उसे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो बिना आलोचना के उसे सुने और समझे। युवा महिला ने उस पर विश्वास किया और उसे अपार्टमेंट में आने दिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने हमला किया। उसके सिर के पीछे एक हथियार रखा, उसे धमकी दी और उसकी इच्छा के विरुद्ध अंतरंगता के लिए मजबूर किया। इसमें उसने हथकड़ियों का भी इस्तेमाल किया। सब कुछ के बाद पीड़िता के बयान के अनुसार क्लेटन अजीब तरह से नरम हो गया और माफी मांगी। फिर वह बस चला गया और उससे पुलिस के पास न जाने का अनुरोध किया। डायना की परिचित ने शिकायत दर्ज करने का साहस नहीं किया और बाद में क्लेटन ने उसके साथ सभी संपर्क तोड़ दिए। ऐसा लगता है कि शिक्षिका ने अन्य पीड़ितों के विपरीत अपराधी का प्रतिरोध करने का प्रयास किया, जिसने अपनी धमकियों को अंजाम दिया। अभियोग पक्ष के गवाहों के बयान 7 दिनों तक प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया। वकील ने दावा किया कि हालांकि क्लेटन संभवतः महिलाओं की व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन कर सकता था, लेकिन अधिक गंभीर घटना में उसकी भागीदारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। संभवतः उसके पास अन्य बचाव रणनीतियां उपलब्ध ही नहीं थीं। बयानों ने अन्य महिलाओं के साथ सभी पूर्व घटनाओं की पुष्टि की। क्लेटन ने वास्तव में अपनी पत्नियों के प्रति हथकड़ियों के लिए विशेष शौक के अलावा कोई आक्रामकता या क्रूरता नहीं दिखाई। बचाव पक्ष के वकील ने जोर देकर कहा कि सभी बयानों के बावजूद मैरी एडवर्ड्स की घटना में क्लेटन की भागीदारी उचित संदेह से परे साबित नहीं की जा सकती थी। अंतिम बहस सुनने के बाद जूरी के सदस्य विचार विमर्श के लिए चले गए। उन्हें अपने निर्णय के लिए केवल 1 घंटे की आवश्यकता थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष के तर्क शुरू से ही अधिक प्रभावशाली लग रहे थे। क्लेटन फोरमैन को दोषी पाया गया और बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 30 वर्ष के बाद समय पूर्व रिहाई की संभावना थी। जूरी के सदस्यों के अनुसार वे प्रभावित महिलाओं के बयानों के बिना भी आरोपी के अपराध से आश्वस्त थे। जब जांचकर्ताओं और आनुवंशिकीविदों ने क्लेटन फोरमैन के नमूनों के साथ डीएनए की लगभग पूर्ण समानता के बारे में बात की, तो अधिकांश जूरी सदस्यों के सभी संदेह दूर हो गए।
विशेषज्ञों ने आधुनिक जांच पद्धतियों के सिद्धांतों की इतनी विस्तृत व्याख्या प्रदान की कि उनके शब्द अखंडनीय लग रहे थे। आरोपी ने स्वयं सभी सबूतों के बावजूद अंत तक घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया। स्वाभाविक रूप से इस पृष्ठभूमि के सामने उसने अपने निंदनीय कार्य के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। हालांकि अधिक परेशान करने वाले प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गए। कई वर्षों तक क्लेटन अपने परिवेश से अपनी वास्तविक प्रकृति को कुशलतापूर्वक छिपाने में सफल रहा, यहां तक कि उन साथियों से भी जिनके साथ वह अपना घर साझा करता था। उसके परिचितों के दायरे के अधिकांश लोगों को अवैध कार्यों के लिए उसकी प्रवृत्ति का आभास भी नहीं था। इस संदर्भ में जांच अधिकारियों ने बहुत अधिक संख्या में अनसुलझी घटनाओं में उसकी संलिप्तता का अनुमान लगाया। क्लेटन फोरमैन एक राज्य सुधार गृह में अपनी सजा काट रहा है। समय से पहले रिहाई की संभावना उसे 2061 में ही मिलेगी। अगर वह उस समय तक जीवित रहता है, उस समय उसकी उम्र 101 वर्ष होगी। मैं आपकी कहानी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा निर्देशित किया गया है, मैंने टैग्स को यथावत रखा है और भाग नंबर को हटा दिया है। युवा लोग अक्सर यह नहीं सोचते कि कैसे एक छोटा सा निर्णय उनके पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। रोमांच की तलाश में वे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में पड़ सकते हैं जिनके परिणामों का पहले से अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। इस युवा महिला की कहानी एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे यह महत्वपूर्ण है कि दिखने में सामान्य परिस्थितियों में भी सावधान रहना चाहिए। 12 फरवरी 2018 की सुबह लगभग 3:15 पर कैलिफोर्निया के अलामेडा जिले के 911 आपातकालीन नंबर पर एक चिंताजनक कॉल आई। एक घबराए हुए गवाह ने सूचना दी कि उसने लिवरमोर की पहाड़ियों में सुनसान टेस्ला रोड के किनारे एक घायल युवा महिला को देखा था। ये एक विशिष्ट 2 लेन वाली ग्रामीण सड़क थी, जहां दिन के समय भी बहुत कम कारें चलती थीं, रात के समय तो और भी कम। उस समय श्रमिकों का एक समूह पड़ोसी शहर में रात की पाली के लिए जा रहा था। जब वे सुनसान सड़क पर चल रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे कुछ असामान्य देखा। पहले उन्होंने सोचा कि यह एक घायल जानवर हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने हलचल देखी तो उन्होंने रुकने और जांच करने का फैसला किया। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने भय से पहचाना कि उनके सामने एक युवा महिला पड़ी थी। उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि वे उसके बालों का रंग भी नहीं पहचान सकते थे। हालांकि युवा महिला होश में थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई थी और समय उनके खिलाफ था। ड्राइवर को अपने साथी को घायल महिला के पास छोड़कर जल्दी से एक ऐसे क्षेत्र की तलाश करनी पड़ी जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज था। रिचर्ड, जो युवा महिला के साथ रहा, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता रहा। उसने उसे एक कंबल से ढका और हर संभव तरीके से उसे होश में रखने की कोशिश की, क्योंकि वह स्थिति की गंभीरता को समझता था। हर मिनट महत्वपूर्ण था। रिचर्ड उससे बात करता रहा और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता रहा। आने वाले आपातकालीन कर्मियों ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और घायल महिला के लिए तत्काल हेलीकॉप्टर परिवहन का फैसला किया, क्योंकि अन्य विकल्प बहुत जोखिम भरे थे। युवा महिला की स्थिति नाजुक थी। हवाई परिवहन द्वारा आपातकालीन निकासी और चिकित्सकों के सभी प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। चिकित्सा परीक्षण से कई चोटें सामने आईं, विशेष रूप से गर्दन के क्षेत्र में। लिजिट क्यूएस्टा, कैलिफोर्निया की एक युवा महिला की कहानी सैन होजे में शुरू होती है, जहां वह 21 अक्टूबर 1998 को पैदा हुई थी। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते वह हमेशा अपने जीवंत व्यक्तित्व और जीवन के प्रति उत्साह के लिए उभरती थी। लिजिट स्केटबोर्डिंग के प्रति उत्साहित थी, सक्रिय रूप से खेल खेलती थी और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ध्यान आकर्षित करती थी। 2016 में स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और अपने भविष्य के करियर का सपना देखा। इसके साथ ही वह कभी भी अपने दोस्तों को नहीं भूली और हमेशा सामाजिकता और मनोरंजन के लिए समय निकालती थी। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। जहां भी लिजिट दिखाई देती थी, वह तुरंत समाज की आत्मा बन जाती थी।
परिवर्तन और शांत जीवन की चाह में लिजेट ने अपने पिता के साथ मिलकर छोटे शहर ट्रेसी में जाने का फैसला किया, जो उसके पैतृक घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। वे जल्दी ही नए स्थान पर बस गए, एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और युवा महिला ने तुरंत एक निजी कंपनी में नौकरी पा ली। स्थानांतरण के बावजूद लिजेट ने परिवार के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा। वह अक्सर परिवार के रैंच पर अपनी मां से मिलने जाती थी, जहां वह समय बिताना और घुड़सवारी करना पसंद करती थी। पिता ने घटना के पूर्व संध्या पर उनकी आखिरी मुलाकात को याद किया। उनकी बेटी हमेशा की तरह खुश और सकारात्मक थी, बिना किसी समस्या के संकेत के। पिता के अनुसार लिजेट एक असाधारण रूप से बहादुर और लक्ष्य उन्मुख युवा महिला थी। वह भविष्य की योजनाएं बनाती थी और अपना परिवार बसाने का सपना देखती थी। उसका दृढ़ संकल्प न केवल एक अलग शहर में नया जीवन शुरू करने के साहसिक निर्णय में दिखाई दिया, बल्कि बाद की घटनाओं में भी, जब उसने अविश्वसनीय चरित्र की ताकत दिखाई। उसके आसपास के लोगों ने लिजेट को एक अविश्वसनीय रूप से दयालु और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। ऐसा लगता था जैसे उसका कोई भी शत्रु नहीं था। वह हर किसी के साथ आसानी से एक आम भाषा पा लेती थी। इस नाजुक युवा महिला के असाधारण चरित्र की ताकत के कारण ही जांचकर्ता इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्य को करने वाले व्यक्ति को खोजने में सफल रहे। लिजेट के साथ हुई दुखद घटनाएं उन सभी के लिए अप्रत्याशित थीं जो उसे जानते थे। वह अंतिम क्षण तक एक योद्धा बनी रही, लेकिन परिस्थितियां अलग तरीके से विकसित हुईं। एक छोटी कंपनी में 3 लोग काम करते थे। 25 वर्षीय मालिक मेलिसा लियोनार्डो, उनका मंगेतर 19 वर्षीय डैनियल ग्रॉस और उनकी कर्मचारी लिसेट। मेलिसा डैनियल से एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी जब उसके और लिसेट के बीच एक विशेष संबंध विकसित होने लगा। सहकर्मियों के बीच संपर्क धीरे धीरे कुछ बड़ा बनने लगा, हालांकि लिसेट को मेलिसा की स्थिति के बारे में पता था। डैनियल, जो दोनों में से किसी भी महिला से अलग नहीं होना चाहता था, ने एक असामान्य समाधान का प्रस्ताव रखा। तीनों एक साथ रहें। मेलिसा ने शुरू में इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने इसे एक बच्चे के साथ भविष्य के परिवार के लिए अनुपयुक्त माना। लंबे समय तक मनाने के बाद, हालांकि, वह इस रिश्ते के प्रारूप को आजमाने के लिए सहमत हो गई। इस समय डैनियल की मां युवा लोगों के साथ रह रही थी। जब उसने स्थिति के बारे में जाना, तो उसने गंभीर चिंता व्यक्त की और अपने बेटे से एक निर्णय लेने के लिए कहा। महिला ने चेतावनी दी कि ऐसे प्रयोग बुरी तरह से समाप्त हो सकते हैं, लेकिन डैनियल ने अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया और अपनी मां से हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया। समय के साथ डैनियल की मां ने लिसेट को जाना और उसके प्रति सहानुभूति विकसित की। बाद में जांचकर्ताओं से बात करते हुए महिला ने मेलिसा को घटना की संभावित शुरुआतकर्ता के रूप में वर्णित किया, क्योंकि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी के प्रति अत्यंत नकारात्मक थी। 1 हफ्ते पहले डैनियल की मां ने संयोग से सुना था कि मेलिसा लिसेट के बारे में योजनाएं बना रही थी। हालांकि होने वाली मां ने बाहरी तौर पर अपरंपरागत संबंध के लिए सहमति दी थी, वह आंतरिक रूप से तीव्र तनाव महसूस कर रही थी। जब डैनियल की मां ने जांचकर्ताओं से संपर्क किया, तो उसे अपनी अंतरात्मा ने परेशान किया। उसका मानना था कि पुलिस को समय पर सूचित करने से लिसेट के साथ जो हुआ, उसे रोका जा सकता था। दुर्भाग्य से वह उस समय परिणामों का अनुमान नहीं लगा सकी थी। हालांकि मेलिसा उसके पोते या पोती की उम्मीद कर रही थी, महिला ने अपने अवलोकन साझा करने के नैतिक दायित्व को महसूस किया। शुरू से ही उसने मेलिसा के लिए अपने बेटे के चुनाव का समर्थन नहीं किया था और लिसेट को उसके लिए बेहतर साथी माना था। उसकी राय में जटिल त्रिकोणीय संबंध नियंत्रण से बाहर हो गया था। जांचकर्ताओं के पास पहले से ही शामिल व्यक्तियों के बारे में जानकारी थी। लिसेट ने पहले ही उन्हें नामित कर दिया था। सड़क पर युवा महिला के मिलने के 10 घंटे बाद 13:15 पर जांचकर्ता उस घर में पहुंचे जहां डैनियल, मेलिसा और उसकी मां रहते थे, जो घटनास्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। गिरफ्तारी की कार्रवाई एक वास्तविक एक्शन फिल्म की तरह विकसित हुई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की एक अभिजात इकाई ने एक निजी घर को घेर लिया, जिसमें एक युवा जोड़ा था। अधिकारियों में से एक ने
पड़ोसी की संपत्ति पर एक ट्री हाउस में भी स्थिति ली, जहां से पूरे क्षेत्र का उत्कृष्ट अवलोकन प्रदान किया गया था। आसपास के घरों के निवासियों से अस्थायी रूप से अपने आवासों को छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें सुरक्षित दूरी से घटनाओं को देखने की अनुमति थी। डैनियल और उसकी मां ने खिड़की से असामान्य गतिविधि देखी। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। जल्द ही अधिकारियों ने युवक की मां से घर छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद अंदर मौजूद लोगों के साथ बातचीत शुरू हुई, जिन्हें स्वेच्छा से बाहर आने की पेशकश की गई थी। पड़ोस में रहने वाले लोग घटनाओं से अभिभूत थे। अपने 3 साल के प्रवास के दौरान जोड़े का पड़ोसियों के साथ बमुश्किल कोई संपर्क था और वे अलग थलग रहते थे। निश्चित रूप से इस तरह के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी ने निवासियों के बीच कई अटकलों को जन्म दिया। पड़ोसी केवल यह बता सकते थे कि युवक ने स्थानीय स्कूल को पूरा नहीं किया था और उसकी साथी ने अपनी डिग्री पास के किसी अन्य शैक्षिक संस्थान से प्राप्त की थी। अन्य विवरण किसी को नहीं पता थे। कुछ ने प्रतिबंधित पदार्थों के प्रसार में जोड़े की भागीदारी के बारे में अनुमान लगाए। ऐसे अनुमानों का आधार अजनबी लोगों का निरंतर प्रवाह था, जो नियमित रूप से घर में दिखाई देते थे। व्यापारिक संस्करण गलत साबित हुआ। जांच ने इसकी पुष्टि नहीं की। संदिग्ध घरेलू कपड़ों में घर से बाहर निकले, उन्हें घटना के बाद अपने आराम के समय के दौरान पाया गया था। इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी। युवा लोग जांचकर्ताओं के साथ संपर्क में हिचकिचा रहे थे। लंबी बातचीत के बाद डैनियल ने आखिरकार घटनाओं का अपना संस्करण बताने का फैसला किया, हालांकि कई आरक्षणों के साथ। उसके अनुसार लिजेट उस शाम उसके और मेलिसा के साथ कार में शामिल हुई थी। समूह ने घूमने का फैसला किया, प्रतिबंधित पदार्थों और विभिन्न पेय पदार्थों का आनंद लेने का फैसला किया। मेलिसा स्टीयरिंग व्हील पर थी और पीछे की सीट पर उसका मंगेतर लिजेट के साथ था। शाम ने एक रोमांटिक मोड़ लिया। डैनियल ने दावा किया कि सभी प्रतिभागियों के रिश्तों के बारे में खुले विचार थे और इसलिए घटना को स्वीकार्य माना। युवक ने बताया कि कैसे उसने लिजेट को बांधने के लिए एक पीली रस्सी का इस्तेमाल किया और जोर देकर कहा कि यह एक आपसी रोल प्ले था। दुर्भाग्य से घटना की स्वैच्छिकता की पुष्टि अब नहीं की जा सकती थी। डैनियल की कहानी में आगे की घटनाएं तेजी से अस्पष्ट हो गईं। वे कोरल हॉलो नामक एकांत सड़क पर मुड़े। युवक के संस्करण के अनुसार लिजेट ने अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाया। उसने दावा किया कि उसने डर के कारण कार्य किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक तेज वस्तु थी, जिसे उसने खुद उसे सुरक्षित स्केटबोर्डिंग के लिए उपहार में दिया था। डैनियल संघर्ष के कारणों के बारे में विरोधाभासों में उलझ गया। उस पर प्रतिरोध के निशान नहीं थे, जिससे आत्मरक्षा के संस्करण पर सवाल उठा। अंत में उसने कहानी बदली और दावा किया कि लिजेट ने उसे कोहनी से मारा, जिससे उसमें एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया हुई। एक हाथापाई विकसित हुई जिसमें उसने हिंसा का इस्तेमाल किया। मेलिसा पूरे समय स्टीयरिंग व्हील पर रही और एक अजीब शांति बनाए रखी। जांचकर्ताओं ने कई चोटें पाईं जो आत्मरक्षा के संस्करण का स्पष्ट रूप से विरोध करता था। डैनियल ने घटना में अपनी गर्भवती प्रेमिका की गैर भागीदारी पर जोर दिया। जब जोड़े को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उन्होंने गर्भावस्था के दौरान कानूनी समस्याओं के डर से लिजेट को सड़क किनारे छोड़ दिया। कैलिफोर्निया की जलवायु के बावजूद फरवरी की रातें काफी ठंडी थीं। घटनास्थल पर एक लंबा निशान मिला। लिजेट ने मदद की तलाश में लगभग 100 मीटर की दूरी तय की थी। पुलिस ने इस रास्ते का पालन करते हुए वह पीली रस्सी पाई, जिसका उल्लेख डैनियल के बयानों में किया गया था। इन नाटकीय क्षणों में लिजेट ने, जब तक वह बोल सकती थी, अपनी कहानी साझा की। उसके लिए सबसे कठिन न केवल जीवित परीक्षा थी, बल्कि एकांत सड़क पर मदद पाने के लंबे प्रयास भी थे। जब दूर से आने वाली कार की हेडलाइट्स दिखाई दी तो उसने ड्राइवर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। स्टीयरिंग व्हील पर एक बुजुर्ग महिला थी, जो शायद डर के कारण आगे चली गई। लेकिन लिजेट ने यह उम्मीद नहीं खोई कि कार चालक कम से कम घटना की सूचना देगी।
ऐसा ही हुआ। महिला ने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। जल्द ही दो पुरुषों के साथ एक कार दिखाई दी। उनमें से एक रिचर्ड लिजेट के साथ रहा, जबकि उसका साथी स्थिर रेडियो सिग्नल खोजने के लिए निकल गया। नियति ने उसके पास दयालु लोगों को लाया जो मदद करने के लिए तैयार थे। घटना की खबर से लिजेट के माता पिता और उसके सभी परिचितों को धक्का लगा। वे आकस्मिक राहगीरों के आभारी थे जो उदासीन नहीं रहे, मदद के लिए बुलाया और इन कठिन क्षणों में उसके साथ थे। 1 घंटे से अधिक समय तक लिजेट ने सहन किया और गवाहों और चिकित्सा कर्मियों को, जो पूरी शक्ति से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, घटना के बारे में बताने में कामयाब रही। ये कि वह अपने अनुभव के बाद इतने लंबे समय तक चली एक सच्चा चमत्कार लगता था। स्थिति इस तथ्य से जटिल हो गई कि उसके पास न तो दस्तावेज थे और न ही फोन। उसके रिश्तेदार जो दूसरे शहर में रहते थे तुरंत अलार्म नहीं बजा सकते थे। इससे जांच बहुत कठिन हो सकती थी और अपराधी अनदेखे रह जाते। अपनी स्थिति में लिजेट घटना के सभी विवरणों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकती थी। यह अस्पष्ट रहा कि अलग अलग अपराधियों ने क्या भूमिका निभाई। बचाव हेलीकॉप्टर स्थल पर पहुंचा। लिजेट को एक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। दुर्भाग्य से डॉक्टरों के सभी प्रयासों के बावजूद वह सुबह 4:30 पर मृत्यु हो गई। मैं आपकी काल्पनिक कहानी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सभी पात्र काल्पनिक हैं और कोई भी समानता संयोग मात्र है। मैंने के भीतर के चिन्हों को यथावत रखा है। लिजेट क्वेस्टा बहुत युवा थी, मात्र 19 वर्ष की। गिरफ्तारी के बाद मेलिसा ने अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से बचती रही। डैनियल भी जांचकर्ताओं से बात करने में अनिच्छुक था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उससे बात करवाने में सफलता मिली और उसने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी की सच्चाई पर संदेह था, अंततः युवक ने घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली। इसने मीडिया का भारी ध्यान आकर्षित किया। पत्रकारों ने न तो परिवारों को और न ही पुलिस को चैन से रहने दिया। कुछ रिपोर्टर्स तो युवक के साथ होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए थाने में घुसने की कोशिश भी करते थे। निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे कई अटकलें लगीं। बाहरी लोगों का अवांछित ध्यान क्वेस्टा परिवार को अतिरिक्त चिंता का कारण बना। हालांकि वास्तविक अपराधियों की गिरफ्तारी स्पष्ट थी। मेलिसा की भागीदारी अस्पष्ट रही, जो डैनियल का इतने जोर से बचाव कर रही थी। कार्यों की जानबूझकर की गई प्रकृति को भी अब भी निर्धारित किया जाना था। जांचकर्ताओं ने यह मानकर चला कि छोटों की प्रकृति और संख्या स्पष्ट रूप से इसका संकेत देती थी। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यात्रा पहले से ही योजनाबद्ध थी। अपराधियों के पास शुरू से ही बुरे इरादे थे और उन्होंने युवती को एक एकांत स्थान पर लुभाया। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध स्वैच्छिक बंधन के बारे में युवक का संस्करण अविश्वसनीय लगा। डैनियल ने शुरू में हर चीज को आत्मरक्षा या संयोग के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन जांचकर्ताओं को संदेह था कि उसने जानबूझकर लिजेट को जाल में फंसाया था। बंधन को मजबूरी माना गया, जिससे दुखद परिणाम हुए। फिर भी जांचकर्ता कितनी भी कोशिश करें, युवक ने किसी भी पूर्व योजना से इनकार किया। इसके बजाय संदिग्ध अपने कार्यों की व्याख्या न कर पाने पर अड़ा रहा। उसने घटना का वर्णन भ्रम के क्षण के रूप में किया, जिसके बाद उसने अपना नियंत्रण खो दिया। डैनियल लगातार पछतावे और घटना के लिए स्वयं की निंदा के बारे में बात करता रहा। वह लिजेट के परिजनों से माफी मांगना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक हिचकिचाता रहा क्योंकि उसे उनके माफी स्वीकार करने की इच्छा के बारे में निश्चित नहीं था। और ऐसा ही हुआ। यह स्पष्ट था कि संदिग्ध ईमानदार नहीं था, लेकिन वह अपने अंतिम संस्करण पर अड़ा रहा। मेलिसा चुप रही और घटना में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। डैनियल बेईमान था। वह बस पुलिस के कुछ सवालों से बचता रहा, खासकर जब कारणों की बात आती थी। बंधी हुई युवती से कोहनी का प्रहार वाली कहानी अविश्वसनीय लगती थी और शायद ही ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती थी। डैनियल ने स्वयं अपने नियंत्रण के नुकसान की व्याख्या उस शाम निषिद्ध पदार्थों के सेवन से की।
डैनियल के व्यक्तित्व को समझने के प्रयास में जांचकर्ता मेलिसा से मिले, लेकिन वह सहयोग करने से इनकार करती रही। फिर उन्होंने डैनियल की पूर्व प्रेमिका जैकलीन को ढूंढ निकाला, जो संदिग्ध के 1 वर्षीय बेटे को पाल रही थी। उसके शब्दों के अनुसार डैनियल कभी कभी अपने चरित्र का एक भयावह पक्ष दिखाता था। ऐसे क्षणों में वह अपने आप पर मुश्किल से नियंत्रण रख पाता था। फिर भी यहां तक कि उसकी पूर्व साथी को भी संदेह था कि एक मामूली कोहनी का प्रहार इतनी असमान प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता था। इस घटना से पहले उसे कभी भी अवैध कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। उसका अतीत दाग रहित था। डैनियल अपनी निर्दोषिता पर जोर देता रहा और दावा किया कि उसने अपना बचाव किया था। हालांकि घटना की प्रकृति ने उसके संस्करण पर संदेह पैदा किया। कार्रवाइयां आत्मरक्षा के लिए आवश्यक से कहीं अधिक तीव्र थीं। यह हठधर्मिता केवल उसके शब्दों के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देती थी। मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में जैकलीन ने उस आघात को व्यक्त किया जब उसने उस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को पहचाना, जिसके साथ वह अपना जीवन साझा कर रही थी और जो उसके बच्चे के इतना करीब था। अपने पूर्व साथी के स्वीकारोक्ति के बावजूद उसका मानना था कि डैनियल घटना का प्रारंभकर्ता नहीं हो सकता था। वह मेलिसा को जानती थी और उसे एक कुशल जालसाज के रूप में वर्णित किया, जिसने अपने मंगेतर को पूरी तरह से नियंत्रित किया था और उनका असामान्य त्रिकोणीय संबंध एक दुखद अंत की ओर ले गया। स्थिति ने कई सवाल खड़े किए। मेलिसा निर्जन स्थान पर क्यों गई? घटना के बाद वह पुलिस के पास क्यों नहीं गई, बल्कि बस सो गई? उसकी शांति अप्राकृतिक लगती थी, जैसे घटना उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। युवक की मां ने चर्चा में हस्तक्षेप किया। उसने स्पष्ट किया कि यदि उसके बेटे की भागीदारी की पुष्टि हो जाती है तो वह उसका बचाव नहीं करेगी। हालांकि वह इस बात से आश्वस्त थी कि डैनियल का चरित्र ऐसे व्यवहार के अनुरूप नहीं था। उसने पहले कभी ऐसी आक्रामकता नहीं दिखाई थी। महिला को संदेह था कि मंगेतर संभवतः अपने बेटे की चेतना को प्रभावित करने के लिए कुछ विशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर रही थी। शायद मेलिसा ने उसके पेय में कुछ मिलाया था, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और पूरी तरह से उसकी इच्छा के अधीन हो गया। डैनियल की मां ने एक अवलोकन साझा किया। घटना से कुछ दिन पहले उसने मेलिसा के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। युवती क्रोधित थी, लगातार लिजेट के बारे में बहुत नकारात्मक बात कर रही थी और यहां तक कि उसके प्रति बुरी इच्छाएं भी व्यक्त कर रही थी। डैनियल शांत रहा और अपनी मंगेतर को शांत करने की कोशिश की। मां के अनुसार उसने देखा कि कैसे बहू ने जल्दी से अपने बेटे के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण कर लिया। युवक प्रभाव के अधीन था। उनके संबंध शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद मेलिसा पहले से ही उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। इस नियंत्रणकारी व्यवहार ने युवा जोड़े और उसकी मां के बीच तनाव पैदा किया। संदिग्धों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर की जांच करते समय जांचकर्ताओं को कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। संभवतः उन्होंने अपनी योजनाओं पर व्यक्तिगत बैठकों में चर्चा की थी। हालांकि स्थान डेटा के विश्लेषण से एक दिलचस्प विवरण सामने आया। समूह ने वास्तव में शहर में शाम बिताई, लेकिन आधी रात के बाद अचानक अपने सामान्य मार्ग को बदल दिया। एक निर्जन क्षेत्र की यात्रा उनके सामान्य व्यवहार के लिए असामान्य लगी, जिसे जांचकर्ताओं ने पूर्व योजनाबद्ध कार्यों के अतिरिक्त संकेत के रूप में माना। जांचकर्ताओं के पास इस जोड़े के खिलाफ गंभीर सबूत थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लिजेट की रिपोर्ट थी, जिसे उसने कई गवाहों को बताया था। हालांकि विभिन्न लोगों ने एक ही कहानी साझा की। कानून प्रवर्तन अधिकारी युवा महिला के बयान को आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं कर सके। अदालत में इस तरह की गवाही उनकी संगति के बावजूद चुनौती दी जा सकती थी। ऐसे अकाट्य सबूत खोजने की जरूरत थी जो डैनियल और मेलिसा के कार्यों के बारे में लिजेट के बयानों की पुष्टि करें। जोड़े के घर की तलाशी से परिणाम मिले। जांचकर्ताओं ने कई भौतिक सबूत पाए जो उन्हें घटना से जोड़ते थे। गैरेज और जोड़े की कार में एक रस्सी मिली, जो उस रस्सी के समान थी जिसका एक टुकड़ा घटनास्थल पर रह गया था, जहां से लिजेट का निशान शुरू हुआ था। वाहन के अंदर, जहां सब कुछ हुआ था,
लिजेट कुएस्टा के निशान रह गए थे। इस बिंदु पर सबूतों की खोज पूरी हुई, जिससे आरोप लगाना संभव हुआ, लेकिन शुरू में केवल डैनियल के खिलाफ। युवा महिला के खिलाफ इस्तेमाल की गई वस्तु पर केवल युवक के फिंगरप्रिंट थे। मेलिसा ने केवल कार के स्टीयरिंग व्हील पर निशान छोड़े थे। औपचारिक रूप से घटना से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि कई तथ्यों से संकेत मिलता था कि वही थी जिसने अपने साथी को इन कार्यों के लिए प्रेरित किया था और स्थिति को नियंत्रित किया था। अदालत में आरोपियों और लिजेट के परिवार अलग अलग पक्षों में थे। हालांकि उनके बीच की दूरी कम थी। वातावरण हर मिनट के साथ तनावपूर्ण होता गया। जब डैनियल को अंदर लाया गया तो लिजेट के एक रिश्तेदार खुद को रोक नहीं सके और क्रोधित शब्द पुकारने लगे। मेलिसा के प्रवेश पर लिजेट की चाची ने भावुक होकर कहा कि इस जोड़े के पास जिम्मेदारी से बचने का कोई मौका नहीं है। तनाव बढ़ रहा था, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सका। एक अप्रत्याशित मोड़ डैनियल के वकील ने लाया जब उसने घोषणा की कि उसका मुवक्किल गंभीर परिस्थितियों के साथ सभी आरोपों में अपना अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार था। बचाव पक्ष ने मीडिया प्रतिनिधियों को अस्थायी रूप से कक्ष से हटाने का अनुरोध किया। एक छोटे विराम के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई। पत्रकारों को फिर से प्रक्रिया में शामिल किया गया। आरोपी का स्वीकारोक्ति सभी उपस्थित लोगों के लिए अप्रत्याशित था। लिजेट के परिवार ने एक लंबी अदालती प्रक्रिया के लिए तैयारी की। हालांकि डैनियल ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, महत्वपूर्ण कानूनी नुआंस बने रहे जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। राज्य के कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता निर्धारित करने के लिए एक विशेष सुनवाई होनी थी। द्वितीय श्रेणी के अपराध के लिए 16 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा निर्धारित थी। प्रथम श्रेणी के अपराध के लिए 26 वर्ष से। सभी के लिए अप्रत्याशित रूप से युवक ने अधिकतम अपराध स्तर स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी ने जांचकर्ताओं के साथ समझौतों को अस्वीकार कर दिया। उसने अपने निर्णय की व्याख्या लिजेट के परिवार के दुख को कम करने की इच्छा से की, ताकि उन्हें थकाऊ अदालती सुनवाई से न गुजरना पड़े। उसका पश्चाताप ईमानदार लगता था। हालांकि अतीत को बदला नहीं जा सकता था। डैनियल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मेलिसा हिरासत में रही। युवती, जिसका कानूनी प्रणाली से पहले कभी सामना नहीं हुआ था, अपनी स्थिति से विशेष रूप से पीड़ित थी। वह इस बात पर जोर देती रही कि वह घटना की योजना और आयोजन में शामिल नहीं थी। उसके सौभाग्य से डैनियल ने उसके शब्दों की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि उसकी मंगेतर घटना में शामिल नहीं थी। लेकिन भावनात्मक प्रदर्शनों के बावजूद अभियोजन पक्ष उसकी भागीदारी के सबूतों की तलाश में था। आखिरकार लिजेट ने खुद दोनों प्रतिभागियों का नाम लिया था। प्रक्रिया लंबी खिंच गई। बचाव पक्ष ने अपनी मुवक्किल की रिहाई पर जोर दिया और उसके गर्भधारण और तनाव से जटिलताओं के जोखिम का हवाला दिया। अंततः यह काम किया। उसे मुकदमे तक नजरबंदी में रखा गया। जांच 5 साल तक चली। 30 वर्षीय मेलिसा अदालत में पेश हुई और सहअपराधी पाई गई। 24 वर्षीय डैनियल के वकील ने पूरे समय मामले की समीक्षा के लिए प्रयास किया। बचाव पक्ष को सफलता मिली। युवक के कार्यों को मानसिक विकार से जोड़ा गया, जिससे मतिभ्रम होता है। मेलिसा को घटना की प्रेरक के रूप में मान्यता दी गई। बचाव पक्ष के अनुसार उसने अपने प्रेमी में मतिभ्रम पैदा करने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किया। उसकी अस्थिर स्थिति को जानते हुए युवती ने जानबूझकर दवाओं से स्थिति को बिगाड़ दिया। दोनों को 15 साल की सजा सुनाई गई। डैनियल को गंभीर परिस्थिति के रूप में खतरनाक वस्तु के उपयोग के कारण एक अतिरिक्त वर्ष मिला। लिजेट के परिजनों ने फैसले को बहुत हल्का माना, लेकिन उन्हें विश्वास था कि न्याय की जीत हुई थी, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि मेलिसा अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाई। यह लिजेट के संकल्प के माध्यम से संभव हुआ, जिसने सच्चाई उजागर करने में मदद की। सशा पोरोचनिकोव 4 मार्च 2020 को स्कूल जाते समय गायब हो गया। अस्त्राखान के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने तहखानों, खाली इमारतों और भूमिगत आपूर्ति सुरंगों की जांच करते हुए खोज में भाग लिया। युवा 7वीं कक्षा के छात्र को 4 महीने तक नहीं ढूंढा जा सका।
हालांकि इंटरनेट पर नियमित रूप से शहर के विभिन्न हिस्सों में उसके साथ मुलाकातों की रिपोर्ट आती रहती थी। जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह गायब हो जाता था। पहली नजर में ऐसा लगता था कि लड़के ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। हालांकि वास्तविकता उससे कहीं अधिक भयावह निकली, जितनी की कल्पना की जा सकती थी। गालिना मोरोजोवा का जन्म 25 दिसंबर 1963 में अस्त्राखान में एक संपन्न परिवार में हुआ था। संवादशील और ऊर्जावान युवा महिला ने अध्ययन में सफलता दिखाई और बाद में अस्त्राखान वित्त और क्रेडिट तकनीकी स्कूल में प्रवेश लिया। बैंकिंग विषय में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूएसएसआर के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा में काम करना शुरू किया, जहां वह सोवियत संघ के विघटन तक कार्यरत रहीं। लगभग उसी समय जब गालिना ने तकनीकी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की, उन्होंने अपना जीवन व्लादिमीर पोरोचनिकोव के साथ जोड़ लिया, जो एक व्यापारी थे और उनसे लगभग 1 दशक बड़े थे। जोड़े के परिचितों के अनुसार उनके संबंध की तुलना फिल्मों की रोमांटिक कहानियों से की जा सकती थी। एक आदर्श परिवार जो पूर्ण सद्भाव में रहता था, ध्यानपूर्ण और देखभाल करने वाले माता पिता। उनके बीच कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। दोनों शिक्षित और बुद्धिमान लोग थे। 1984 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम डेनिस था। बाद में परिवार में एक और लड़का और एक लड़की जुड़े। जैसा कि गालिना ने खुद याद किया, उन्हें बच्चों के साथ वास्तव में भाग्य मिला था। वे सभी समझदार और सुशिक्षित बनकर बड़े हुए और अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरी तरह से पूरा किया। दुर्भाग्य से व्लादिमीर और गालिना के दूसरे बेटे ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सटीक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि कुछ स्रोत अप्रत्याशित परिस्थितियों की बात करते हैं। जो भी हो, परिवार को इस दुखद पृष्ठ को पार करने और सामान्य जीवन में लौटने की शक्ति मिली। पेरेस्ट्रोइका के वर्षों में गालिना ने कई नौकरियां बदलीं, जब तक कि 90 के दशक के मध्य में वह कर प्राधिकरण में शामिल नहीं हुई। वहां उन्होंने विभाग प्रमुख के रूप में पेशेवर प्रगति की। अपने मुख्य रोजगार के साथ साथ महिला ने वित्त, विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पूरी की। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद गालिना ने सरकारी सेवा छोड़ने का फैसला किया और दिवालियेपन प्रशासक बन गईं। इसके अलावा उन्होंने निजी कंपनियों के लिए लेखा परीक्षा सेवाएं भी प्रदान कीं। 2006 में गालिना को अचानक अपनी दिलचस्प स्थिति के बारे में पता चला। इस समय वह लगभग 44 वर्ष की थीं और व्लादिमीर 50 से अधिक के थे। अपनी उम्र के बावजूद जोड़े ने गर्भावस्था जारी रखने का फैसला किया। 2007 में अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। लड़के ने अपने बड़े भाई बहनों की तरह सीखने में भी सफलता दिखाई। वह खेल खेलता था, ताइक्वांडो में दक्षिणी संघीय जिले का चैंपियन बना और एक संगीत स्कूल भी जाता था, जहां उसने बच्चों के पियानो प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। 2019 में अलेक्जेंडर अस्त्राखान क्षेत्र में कोसैक कैडेट कोर में शामिल हुआ। इस समय गालिना राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने लगी। उन्होंने एक गहन सार्वजनिक जीवन जिया और विभिन्न मुद्दों पर पहल की। सड़कों पर व्यवस्था बनाने से लेकर नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा तक। 2016 में वह फेयर रशिया पार्टी में शामिल हुई, जहां उन्होंने जल्दी ही अपने सहयोगियों का सम्मान जीता। उनकी ऊर्जा ने स्टेट ड्यूमा के सांसद ओलेग शेइन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें अस्त्राखान क्षेत्र के लिए अपनी सहायक की स्थिति प्रदान की। जल्द ही गालिना को क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के विकास के लिए गवर्नर के पास विशेषज्ञ परिषद में एक स्थान मिला। फिर वह आरामदायक शहरी वातावरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयोग में शामिल हुई और अन्य सार्वजनिक पदों को संभाला। हालांकि महत्वाकांक्षी महिला के लिए यह पर्याप्त नहीं लगा। 2018 में उन्होंने अपने पार्टी सहयोगियों को शहर के मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने की इच्छा की घोषणा की। उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया और जैसा कि अपेक्षित था, इस पहल का कोई विकास नहीं हुआ। अगले वर्ष 2019 में गालिना ने एक और भी साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने अस्त्राखान क्षेत्र के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब उनकी पहल को कोई समर्थन नहीं मिला,
तो उन्होंने एक जोरदार संघर्ष पैदा किया और पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की। फेयर रशिया छोड़ने के बाद गालिना मोरोजोवा एक नए समाजवाद के लिए आंदोलन में शामिल हो गईं। मैं आपकी काल्पनिक कहानी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी पात्र काल्पनिक हैं और कोई भी समानता संयोग मात्र है। गालिना फिर से अपने काम में डूब गई। वह बैठकों में भाग लेती, भाषण देती और हस्ताक्षर इकट्ठा करती। वह भविष्य की पार्टी में परिषद की सदस्य बनने का सपना देखती थी। अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं में डूबते हुए उसने यह नहीं देखा कि कैसे उसका परिवार पीछे रह गया था। बड़े बच्चे पहले से ही स्वतंत्र रूप से रह रहे थे और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसके पास अभी भी अलेक्जेंडर था। गालिना ने मान लिया था कि वह एक आदर्श युवक बना रहेगा, जो पियानो बजाना, खेल खेलना और कैडेट स्कूल जाना जारी रखेगा। वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। जैसा कि बाद में पता चला, अलेक्जेंडर ने 2019 के अंत में समस्याग्रस्त परिवारों के युवाओं के एक समूह के साथ संपर्क बनाया था। जल्द ही वे दोस्त बन गए और युवा कैडेट का जीवन तेजी से बदतर होने लगा। दुर्भाग्य से गालिना और व्लादिमीर ने तुरंत यह नहीं देखा कि उनका बेटा कक्षाओं से भागने लगा था और संदिग्ध पदार्थों से जुड़ गया था। उन्हें इसके बारे में 2019 के वसंत में ही पता चला। साशा वास्तव में घर आना लगभग बंद कर दिया था और एक अजीब गिरोह के साथ घूमने लगा था। उसकी रुचियां अपने मोपेड और संगीत तक सीमित हो गई थीं, परिवार के एक परिचित ने बताया। माता पिता ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। अलेक्जेंडर अपने नए दोस्तों से संपर्क तोड़ना नहीं चाहता था और अपनी निर्भरता की समस्याओं को हल नहीं करना चाहता था। 4 मार्च 2020 को युवक कक्षा के लिए निकल गया। उन दिनों उसके पिता अस्पताल में थे और मां ने एक बैठक में जाने और दुकान पर जाने की योजना बनाई थी। जब वह शाम 7 बजे के आसपास घर लौटी तो महिला ने अपने बेटे को वहां देखने की उम्मीद की थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। युवक का मोबाइल फोन जवाब नहीं दे रहा था और मैसेंजर पर संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सभी रिश्तेदारों को फोन किया। किसी ने उसे नहीं देखा था या नहीं जानता था कि वह कहां था। मैं उसके कमरे में बैठी और इंतजार करती रही, सो नहीं पाई। वह सुबह के समय ही आया। मैंने पूछा, मैं इसे कैसे समझूं? तुम कहां थे? वह अशिष्ट और उद्धत होने लगा। मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने इंतजार किया जब तक वह सो गया, फिर एक खेल उपकरण लिया और बिस्तर पर गई। गालिना ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया। घटना के बाद मां ने अपने बेटे की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर गालिना ने तुरंत पुलिस को बुलाया होता तो इस घटना को तीव्र भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में किए गए कार्य के रूप में देखा जा सकता था। हालांकि उसके बाद के कार्य ठंडे दिमाग की गणना का प्रमाण देते हैं। महिला ने फैसला किया कि आपातकालीन सेवाओं को फोन करने से उसका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने सबूतों को छिपाने और ऐसा दिखावा करने का फैसला किया कि उसका बेटा गायब हो गया है। मैं साशा को कार में ले गई और सुबह डेनिस अपने बड़े बेटे के पास गई। उसके पास एक निजी घर है जिसमें एक बड़ा अधूरा तहखाना है। मेरे पास चाबियां हैं। जब वह काम पर था, मैं आई, एक गड्ढा खोदा, फिर निर्माण मिश्रण तैयार किया। नवीनीकरण से बचे हुए थैले थे। मैंने ऐसा एक फिल्म में देखा था। गालिना ने स्वीकार किया। खेल का उपकरण और बेटे का फोन महिला ने नदी में फेंक दिया। गालिना ने दावा किया कि डेनिस को अपने घर के तहखाने में गुप्त स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका उपयोग वह करती थी। बड़ा बेटा शायद ही कभी वहां नीचे जाता था और महिला अपने दांचा से घरेलू संरक्षित खाद्य पदार्थों को उस कमरे में रखती थी। उसने अपने पति और अन्य परिवार के सदस्यों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल यह उल्लेख किया कि कक्षा के बाद साशा देर से आ रहा था। चूंकि ऐसा पहले भी हुआ था, इसलिए कोई भी तुरंत परेशान नहीं हुआ और साशा के जल्दी लौटने की उम्मीद में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करने में जल्दबाजी नहीं की। केवल अगले दिन 6 मार्च को व्लादिमीर और गालिना ने एक आधिकारिक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह जानकारी तुरंत पूरे अस्त्राखान में फैल गई। शाम तक पुलिस,
स्वयंसेवकों और बचाव सेवाओं के सैकड़ों प्रतिनिधि पहले से ही खोज अभियान में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि गालेना ने सच्चाई को छिपाते हुए अद्भुत चतुराई दिखाई। वह नियमित रूप से स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद करती थी और शहर के विभिन्न हिस्सों में साशा के साथ कथित मुलाकातों के बारे में बताती थी। एक युवक है, लगभग 19 साल का। साशा के साथ उनकी जानकारी की सटीक अवधि मैं नहीं बता सकती, लेकिन यह 2 महीने से अधिक समय तक चला। हमारे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हमारा लड़का एक स्कूटर पर कर्मचारियों से दूर जा रहा है। हमने उसे आकृति से पहचाना है। कुछ लड़के कहते हैं कि उन्होंने उसे शॉपिंग सेंटर के पास सिक्के मांगते हुए देखा है। स्वयंसेवकों को पहले ही वहां भेजा जा चुका है, गालेना ने पत्रकारों को बताया। हालांकि यह अत्यधिक कल्पना ही थी जो अंततः गालेना के लिए विनाशकारी साबित हुई। मां अक्सर कानून के प्रतिनिधियों द्वारा जांच किए गए कैमरों के निशाने पर आ जाती थी। यही असफल गवर्नर उम्मीदवार के प्रति संदेह जगाया। जबकि जांचकर्ता गालेना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, वह दुख से टूटे माता पिता का अभिनय करती रही। महिला ने पुलिसकर्मियों से अपने बेटे को खोजने और हर तरीके से रोकने की विनती की, यह दावा करते हुए कि साशा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। पुलिस को गुमराह करने के साथ साथ गालेना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नहीं भूली। उसने सक्रिय रूप से नए समाजवाद के विचारों को बढ़ावा दिया और इसके लिए अपने बेटे के गायब होने की स्थिति का भी उपयोग किया। मैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची हूं। माता पिता अपने बच्चे को जितनी भी देखभाल से घेर सकते हैं, समाज कुछ ही महीनों के भीतर किसी को भी बदल सकता है। मेरी जगह कोई भी हो सकता था। मेरे मामले ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैं क्या कर सकती हूं ताकि दूसरों को मेरे छोटे बेटे की गलतियों को दोहराने से बचाया जा सके। हम परिवारों को ऐसी परीक्षाओं से कैसे बचा सकते हैं? इसलिए मैं चुपचाप नहीं देख सकती कि कैसे हमने सोवियत संघ के समय से विरासत में मिली सर्वोत्तम मानवीय विशेषताएं नष्ट हो रही हैं। इसी कारण से मैं नए समाजवाद के आंदोलन में शामिल हुई हूं। गालेना ने साशा के गायब होने के मात्र 1.5 महीने बाद घोषणा की। जैसा कि पहले बताया गया है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को गालेना पर अपने बेटे के गायब होने में शामिल होने का संदेह था, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे क्योंकि उसने सभी संकेतों को सावधानीपूर्वक छिपा दिया था। हालांकि अस्त्राखान के सभी निवासी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। अधिकांश लोग जांचकर्ताओं से सहमत थे और उन्हें लगा कि लापता छात्र की मां असामान्य व्यवहार कर रही थी। स्थानीय पत्रकार ग्लेब इवानोव ने सार्वजनिक रूप से गालेना की भावनाओं की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया और उस पर अपने बेटे की स्थिति का अपने राजनीतिक करियर को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया। महिला ने उसके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इवानोव को मृत मांस खाने वाला कहा। तुम जैसे लोग, ग्लेब इवानोव, और तुम्हारे जैसे लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे। एक मां का दिल मातृभूमि के प्रति प्रेम से घुणित मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपनी माताओं को शर्मिंदा मत करो। ये परी कथाएं मत बताओ कि तुम भगवान में विश्वास करते हो। मेरा बेटा एक असाधारण व्यक्तित्व है। किशोरावस्था हर किसी के भाग्य का हिस्सा है और हर किसी का अपना समय होता है। एक सांसद की क्षमताएं हमेशा एक साधारण नागरिक की क्षमताओं से अधिक रही हैं। मेरे लिए सांसद होने का मतलब सिर्फ लोगों की मदद करना ही नहीं है, बल्कि अपने बेटे की मदद करना भी है जब वह वापस आएगा। ऐसे शोरगुल भरे बयानों के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों के संदेह और भी मजबूत हो गए। जुलाई 2020 के शुरू में गालेना को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। अंततः वह दबाव का सामना नहीं कर सकी और एक स्वीकारोक्ति दी जिसने उसे जानने वाले सभी लोगों को हिला दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पास सबसे अच्छा परिवार, सबसे अद्भुत मां और सबसे परिपूर्ण जीवन है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक एक पल में सब कुछ ढह गया। मैं अपने भाई के बिना, मां के बिना रह गई और मेरे पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गालेना की बेटी नताल्या ने अपनी मां की गिरफ्तारी की खबर पर इस तरह प्रतिक्रिया दी। अस्त्राखान के निवासी इस कहानी से स्तब्ध थे। आखिरकार
गालिना मोरोजोवा एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और सार्वजनिक व्यक्तित्व थीं, जो क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। जांच एजेंसियों ने गालिना के बड़े बेटे के घर में कंक्रीट के फर्श के नीचे युवा अलेक्जेंडर के अवशेष पाए। अगले दिन जांच समिति ने सबूतों की खोज और मोरोजोवा की पूछताछ का वीडियो फुटेज जारी किया। शुरू में जांचकर्ताओं को संदेह था कि गालिना के पति और बच्चों को घटना के बारे में पता था और उन्होंने सच्चाई को छिपाने में मदद की थी। तार्किक सवाल था, क्या एक महिला अकेले सभी सबूत मिटाने के चरणों को पूरा कर सकती थी? हालांकि जांच रिश्तेदारों की घटना में भागीदारी साबित करने में विफल रही। जांच और प्रारंभिक सुनवाई के दौरान गालिना शांत रही। उसने ठंडे दिमाग से अपने कार्यों और सबूतों को कैसे नष्ट किया इसके बारे में बताया। हालांकि पहली अदालती सुनवाई में उसका आत्मनियंत्रण टूट गया। अभियुक्त आंसुओं में टूट पड़ी और अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। दिसंबर 2020 में अस्त्राखान के क्षेत्रीय न्यायालय ने गालिना मोरोजोवा को सामान्य व्यवस्था के साथ एक दंड कॉलोनी में 14 साल की जेल की सजा सुनाई। मैंने सोचा था कि उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और फिर इस पर अपना करियर बना सकता है? मैंने कभी इतनी अंधेरी आत्मा नहीं देखी, अस्त्राखान की एक निवासी ने अपनी राय साझा की।